मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। मुझे जाने के लिए कहो। मैं थोड़ा पीछे हटी ताकि मेरी निगाहें उस पर टिक जाएं। मेरा अंगूठा उसकी गर्दन पर धड़कती हुई नस को सहला रहा था। बस एक शब्द कह दो और मैं चली जाऊंगी। कोई सवाल नहीं, कोई अपराधबोध नहीं। वह मुझसे दूर हट गई। उसकी आंखें मेरी आंखों में कुछ ढूंढ रही थीं। फैली हुई पुतलियां उसकी आंखों की गर्म शहद जैसी चमक को निगल रही थीं। उसकी छाती उथली तेज सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, मानो उसने सांस लेना ही छोड़ दिया हो। मैं नहीं कर सकती। शब्द कच्चे थे, टूटे हुए। तो फिर मत करो। अगला चुंबन अपरिहार्य टकराव था, जैसे ग्रेनाइट से टकराती लहर। फैसला हो चुका था, परिणाम मिट गए। उसने फिर से ऊपर की ओर छलांग लगाई। उसके पैर मेरी कमर से इस तरह लिपट गए जैसे कोई डूबती हुई औरत जीवन रक्षक नाव को पकड़ती है। मैंने उसे सहजता से थाम लिया। मेरी बढ़ी हुई शक्ति अब केवल हिंसा के लिए नहीं बल्कि इस काम के लिए थी, निषिद्ध को अपनी बाहों में थामने के लिए। काउंटर की धार मेरी पीठ के निचले हिस्से में चुभ रही थी, वैलेंटिना लूना के कोमल स्पर्श के विपरीत एक तीखा झटका। लेकिन ये सब सहने लायक था। बेडरूम, मैंने लड़खड़ाती आवाज में उसके होठों पर कहा। मेरी आवाज फटी हुई थी। गलियारे के उस पार, वह हौंफते हुए बोली। फिर उसने मेरे कान के निचले हिस्से को जोर से काट लिया। एक तेज झंझनाहट मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई, मानो मेरी सोचने समझने की शक्ति ही ठप हो गई हो। आखिरी दरवाज़ा। नोट: आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा कि वह अपने कार्यों पर बहुत सवाल उठा रही है। यह कोई गलती नहीं है। वह अपनी इच्छाओं और सही गलत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे उसका करियर भी खत्म हो सकता है। सचमुच। अन्य सभी बुद्धिमान लोगों, पढ़ने और मेरा समर्थन करने के लिए धन्यवाद। मैंने उसे ऐसे उठाया जैसे वो हवा की बनी हो। उसका मुंह मेरी गर्दन पर एक निशान की तरह था, चूसता काटता, उस जगह को चिन्हित करता जो कल बैंगनी रंग से खिल उठेगी। उसका कमरा उसका अपना था, बेहद व्यवस्थित, एकदम साफ सुथरा, जहां नाइट स्टैंड पर मेडिकल पत्रिकाएं करीने से रखी थीं, मानो उस जीवन के मुंह प्रेरी हों जिसे वो जल्द ही शुरू करने वाली थी। ये सच में हो रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा जब मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और साफ सुथरा कंबल उसके चारों ओर लिप गया। उसके शब्दों में आश्चर्य नहीं, अविश्वास था। मैं सचमुच ये कर रही हूँ। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, हम अभी भी रुक सकते हैं। हालांकि मुझे भी अभी रुकने का ख्याल किसी अंक को काटने जैसा लग रहा था। भाड़ में जाए ये सब। उसने मुझे नीचे खींच लिया। उसका चुंबन उग्र और बेताब था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभाई है। आज रात मैं जलना चाहती हूँ। उसने मेरे निचले होंठ को काट लिया, जिससे खून निकल आया। कल मैं खुद से नफरत करूंगी, लेकिन आज रात तुम सिर्फ वैलेंटिना हो, मैंने कहा और उस निवाले के ताजगी भरे स्वाद को महसूस किया। बिल्कुल सही। उसके हाथ मेरी कमीज के नीचे चले गए। नाखून मेरे उभर रहे पेट पर खरोंच रहे थे, आग की नुकीली नोकें जिनसे मुझे दर्द हुआ। हे भगवान, पीटर! हाई स्कूल के लड़के कब से संगमरमर से तराशे जाने लगे। विशेष सप्लीमेंट्स, मैंने दांत पीसते हुए कहा। जब उसने एक निप्पल ढूंढकर उसे मरोड़ा तो मुझे सुख और दर्द का एक अजीब सा एहसास हुआ। ढेर सारे बीटा ब्लॉकर्स। वो हंसी और मेरी हंसी एक टूटी हुई सिसकी में बदल गई जब मेरा मुंह उसकी गर्दन और कंधे के जोड़ पर पहुंचा और मैंने इतनी जोर से चूमा कि वहां अनगिनत निशान पड़ गए। मुझे हंसाओ मत, वो हाँफते हुए बोली। उसकी कमर मेरी कमर से टकरा रही थी, खासकर तब जब मैं गरिमा के साथ खुद को नष्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने गरजते हुए कहा, तुम सफल हो रही हो, और अपने होठों को उसके गले की तेज धड़कन पर फेर दिया। बिना कोशिश किए ही। क्या मैं? उसके हाथ कांपते हुए उसके स्वेटर के किनारे तक पहुंचे। लगता है मैं इसे ठीक से संभाल नहीं पा रही हूँ। इसे। उसने एक झटके में टॉप को अपने सिर के ऊपर से उतार दिया, जिससे एक काली लेस वाली ब्रा दिखाई दी जो अंडरवियर से ज्यादा किसी बनावटी पाप जैसी लग रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काफी समय हो गया है। कितनी देर? मेरी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। मेरी निगाहें उसके उभरे हुए स्तनों और त्वचा पर पड़ रही नाजुक लेस की छाया को निहार रही थीं। स्नातकोत्तर काल से। ये बात उसने अटपटी आवाज में कही। उसने मेरी कमीज पकड़ी और उंगलियां तेजी से उसके किनारे पर फिरने लगीं। 6 महीने पहले टिंडर पर हुई उस घटना को छोड़ो, जिसने मेरे करियर के लक्ष्यों को लेकर मुझे बहुत ज्यादा गंभीर कहा था। मेरी कमीज जमीन पर गिर गई। उसकी जान की कतई बर्बादी, मैंने कर्कश स्वर में कहा, उसकी खूबसूरती को निहारते हुए। लाल त्वचा पर काली लेस, उसके सीने का तेजी से ऊपर नीचे होना। वह चांदनी और छाया से तराशी गई देवी जैसी लग रही थी। तुम्हारा फायदा। उसके हाथ मेरी बेल्ट के बकल पर अटके हुए थे। उसकी आंखों में अनिश्चितता और भूख के बीच संघर्ष चल रहा था। मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उन्हें अपने होठों तक लाया और हर धड़कती नब्ज पर चुंबन किया। बिल्कुल ठीक हो, वैलेंटिना। मेरी आवाज में उम्मीद की गहराई थी। बिल्कुल ठीक है। हवा में एक झंझनाहट सी छा गई। साफ सुथरा बिस्तर अब महज फर्नीचर नहीं था, वह एक वेदी बन गया था। और वह बलिदान थी। आज रात जिम्मेदारी सिर्फ खोई ही नहीं गई थी,
उसे टुकड़े टुकड़े करके आग में झोंक दिया गया था। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने अभी देखा, वह बिस्तर पर लेटी थी, घबराई हुई, चेहरा लाल, अभी भी उस काली लेस वाली ब्रा में आधी जकड़ी हुई, मानो वह उसे पूरी तरह उतार नहीं पा रही थी। लेकिन हे भगवान, वह कितनी आकर्षक थी। मैगजीन की तरह परफेक्ट तो नहीं, लेकिन जीवंत, पसीने से तर त्वचा, सीना इतनी तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था मानो वह सांस लेने के लिए ही भूल गई हो। होंठ उथली सांसों के साथ खुले हुए थे। चोर एक साथ ऐसे चिपक गए थे जैसे बांध की दीवारें उस बाढ़ को रोक रही हों जिसे मैंने पहले ही छोड़ना शुरू कर दिया था। लेट जाओ, मैंने धीरे से कहा, शब्द बिल्कुल निर्मल थे। उसने कर दिखाया, बिना किसी झिझक के, बस भरोसे का एक पतला सा टुकड़ा ही बचा था। मैं उसके ऊपर रेंगता हुआ गया, इतनी धीमी गति से जैसे गुरुत्वाकर्षण ने ही मुझे उसकी ओर खींचने के लिए अपने नियम बदल दिए हों। मेरे हाथ उसके सिर के पास टिके हुए थे, मानो उसे बिना किसी बंधन के घेरे में बंद कर रहे हों। मैं तब तक नीचे झुका जब तक हमारी नाकें एक दूसरे से छू नहीं गईं। एक छोटा सा हिस्सा इतनी बिजली से भरा हुआ था कि पूरे शहर को रोशन कर सके। उसकी सांस अटक गई, उसके होंठ लगभग न के बराबर कांप रहे थे, लेकिन मैंने इसे अपनी हड्डियों तक महसूस किया। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने धीमी, कर्कश आवाज में फुसफुसाया, जो सन्नाटे को चीरती हुई सी लग रही थी। तुम कोई जल्दबाजी नहीं हो, कोई इनाम नहीं हो, कोई ऐसा पल नहीं जिसे मैं कभी भूल जाऊं। मेरी आंखें उसकी आंखों में थीं, बड़ी बड़ी पुतलियां उसकी गर्म भूरी आंखों को निगल रही थीं। तुम यही हो, अभी, मेरा ध्यान, मेरी पूजा। उसकी पलकें फंसी हुई पतंगों की तरह फड़फड़ा रही थीं। मैंने चुंबन से शुरुआत की, जबरदस्ती वाला नहीं, गहरा नहीं, बस होठों का हल्का सा स्पर्श, नर्म, जिज्ञासा भरा। वह उसमें पिघल गई, एक कोमल आह निकली। उसके हाथ मेरी बाहों पर सरक गए, पहले तो झिझकते हुए, फिर ऐसे चिपक गए जैसे मैं ही इस दुनिया में एकमात्र ठोस चीज हूं जो अपनी धुरी से डगमगा रही है। जब मैं पीछे हटा तो उसकी आंखें मेरी आंखों का पीछा कर रही थीं, गहरी, स्तब्ध, विश्वास और भय से पुतलियां चौड़ी हो गई थीं। मैंने उसे फिर चूमा, गाल पर, त्वचा के नीचे धड़कती हुई धड़कन को महसूस करते हुए, जबड़े पर, हल्के से दाढ़ी को छूते हुए, फिर उसके कान के नीचे उस खाली जगह पर जहां उसकी सांसें रुक रुक कर मेरी त्वचा से टकरा रही थीं। मैंने अपने होंठ धीरे धीरे, खुले मुंह से, सोच समझकर उसकी गर्दन पर फिराए। काटना नहीं था, अभी नहीं, बस उसे गर्माहट का एहसास कराना था, दांतों की हल्की सी रगड़ को रोकना था और दबाव का आभास देना था। वह चुपचाप रजाई से उठ उठी, मानो खुद को एक निवेदन दे रही हो। मेरी उंगलियां उसकी ब्रा के हुक के नीचे सरक गईं, ठंडी धातु उसकी लाल त्वचा से छू गई। धीरे धीरे, सोच समझकर, उसे पुनर्विचार करने के लिए हर पल का समय देते हुए। ठीक है, सवाल बस एक दबी हुई सांस में पूछा गया था। उसने झटके से सिर हिलाया। हाँ, बस, हे भगवान, हाँ। मैंने कुंडी खोली, पट्टियां उसकी बाहों से ऐसे फिसल गईं जैसे रात का तरल। मैंने फीते को धीरे धीरे हटाया, खींचा नहीं, बल्कि आनंद से। ऐसा उपहार खोलना जो बहुत लंबे समय से सूरज की रोशनी से वंचित था। उसके स्तन मेरी हथेलियों में कोमल भार की तरह थे, गहरे गुलाबी रंग से लाल, निप्पल पहले से ही तने हुए, उभरे हुए उभार ध्यान आकर्षित करने के लिए तरस रहे थे। मैंने उन्हें छुआ नहीं, मैंने जल्दबाजी नहीं की, मैंने पहले अपने होंठ उनके बीच की घाटी पर रखे, उस स्थान, उस पवित्रता का सम्मान करते हुए, इससे पहले कि मैं कुछ और दावा करूं। फिर मेरा मुंह उसके निप्पल तक पहुंचा। पहले होंठों ने उसे छुआ, मुलायम, बंद मुंह से सहलाया। उसने गहरी सांस ली, उसकी उंगलियां चादर में उलझ गईं। मैंने धीरे धीरे, नम गर्मी से चाटा, फिर उस कसी हुई कली को अपने मुंह में खींच लिया और धीरे धीरे, लयबद्ध तरीके से चूसने लगा। उसकी पीठ बिस्तर से पूरी तरह ऊपर उठ गई, मानो धनुष की डोरी तनी हुई हो। धत्तेरे की, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। पीटर, बस यही, मैंने बुदबुदाते हुए दूसरे स्तन की ओर रुख किया, उसे भी वही श्रद्धा और वही धीमी पीड़ा देते हुए। मुझे तुम्हारी आवाज सुनने दो। उसके मुंह से एक सिसकी निकली, कच्ची, बिना किसी रोक टोक के, कहीं गहरे और आदिम भाव से निकली हुई, बिल्कुल सच्ची। मेरा हाथ उसकी कमर से नीचे सरक गया, उसकी कमर की गोलाई, उसके कूल्हे के उभार को छूता हुआ, फिर उसकी जांघ के नीचे चला गया। मैंने और नीचे चूमा, पेट, मेरे होठों के नीचे मांसपेशियों की फड़कन महसूस हुई। नाभिक, मेरी जीभ उस हल्की सी जगह में चली गई जिससे वह व्याकुल हो उठी। हर इंच को अपना पल मिला। मैंने उसे हर पल का एहसास कराया, हर पल के समर्पण का एहसास कराया। जब मैं उसकी जीन्स की कमर तक पहुंचा तो मैं रुक गया। ऊपर देखा। जैसे ही मेरी नज़रें उस पर टिकी, उसकी सांसें जोर से थम गईं। मेरी नज़रें नहीं, बल्कि मेरी वो नज़रें जो उसकी हर अति संवेदनशील नस को स्पर्श के लिए तड़पते हुए, उसकी त्वचा को गर्मी से भर देने वाली हर छोटी नस को महसूस कर रही थीं। उसका शरीर ज़रूरतों का नक्शा था और मैं ही अकेला था जो उसे पढ़ सकता था। इसने मुझे और भी बहुत कुछ दिखाया। कमरे, त्वचा के नीचे एक हल्की सुनहरी चमक के साथ धड़क रही थी, पसलियां फड़फड़ा रही थी जैसे फंसे हुए पक्षी हों। मेरे हाथ उसकी कमर पर फिसल गए, अंगूठे धीरे धीरे उन चमकती नसों पर गोल गोल घुमा रहे थे।
उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा था, कमर झुक रही थी, जांघें मेरी कमर के चारों ओर कस रही थीं। तुम इसी के लिए बनी हो, मैंने कर्कश स्वर में कहा और अपनी जीभ को उसके स्तन के संवेदनशील निचले हिस्से पर फिराया जहां प्रकाश सबसे तेज चमक रहा था। इस अनुभूति से वह चीख पड़ी और उसके नाखून मेरे कंधों पर खरोंच रहे थे। पीटर, शश, मैंने उसे शांत करते हुए कहा। मेरा मुंह उसके ब्रा कप के किनारे पर फिर रहा था। मेरी आवाज़ उसकी त्वचा को छूती हुई एक भौतिक अनुभूति थी। मुझे तुम्हें जानने दो, और मैंने ऐसा किया। एक एक इंच। मैंने उसे ऐसे चूमा जैसे कोई पवित्र ग्रंथ पढ़ रहा हो, उसे ऐसे छुआ जैसे कोई अंधा व्यक्ति श्रद्धा और लालसा से ब्रेल लिपि याद कर रहा हो। हर स्पर्श, हर स्वाद एक प्रार्थना थी। मेरे हिलने पर उसकी सांसें तेज कांपती हुई सी हो जाती थीं। जब मेरी उंगलियां नीचे सरकती हुई उसकी लेगिंग की कमर को छूतीं तो उसके कूल्हे फड़क उठते थे। जब मैंने उसकी ठुड्डी के नीचे धड़कती हुई बेतहाशा धड़कन को छुआ तो उसका मुंह बुरी तरह कांपने लगा। जब मैं उसकी जांघों के भीतरी हिस्से तक पहुंचा तब तक वह बुरी तरह कांप रही थी, इतनी तेज चमक रही थी कि उसे देखना लगभग दर्दनाक था, और मेरी हथेलियों के नीचे वह अनियंत्रित रूप से फड़फड़ा रही थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी जैसे कांच के टुकड़े टूट रहे हों। तुम मुझे तोड़ दोगे? नहीं, मैंने फुसफुसाते हुए अपने होठों को धीरे से, जानबूझकर उसकी लेगिंग के कमरबंद के चीकों पर दबाया, कपड़े से रिस रही भीगी हुई गर्मी के चीकों पर। मैं तुम्हें फिर से संवारूंगा, अभी तक मेरे साथ है। उसने फिर से सिर हिलाया, एक दबी हुई सी हरकत। आवाज़ से ज्यादा सांस सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी उंगलियां जीन्स की कमरबंद में फंसाईं। धीरे धीरे, दर्दनाक ढंग से मैंने जीन्स को नीचे उतारा, एक एक इंच करके, दिल दहलाने वाले तरीके से। पैंटी भी साथ में उतर आई, बीच में पारदर्शी सी चिपकी हुई, उसकी ज़रूरत से भरी हुई। मैंने कुछ नहीं कहा, बस देखती रही। उसकी टांगों को बेचैनी से हिलते हुए देखा, उसकी सांसों को कांपते हुए देखा। जैसे जैसे उसकी त्वचा और ज्यादा दिखने लगी, जैसे जैसे उसकी कमजोरी और ज्यादा जाहिर होने लगी, उसकी जांघों की मांसपेशियां थरथरा उठीं। जब वह मेरे सामने पूरी तरह नग्न अवस्था में लेटी थी, लाल रंग से लथपथ, खुली हुई, किसी दिव्य भेंट की तरह कोमल रूप से चमकती हुई, तो मैं अपने घुटनों के बल बैठ गया। एक पल के लिए मैंने सांस नहीं ली। मैंने अभी देखा, जैसे कोई व्यक्ति वेदी के सामने खड़ा हो, जैसे कोई व्यक्ति किसी चमत्कार को निहार रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति बर्बाद होने की कगार पर हो। उसके हाथ उत्तेजना से पहले से ही गीले हो चुके चमकदार हिस्सों को ढकने के लिए तेजी से बढ़े, लेकिन मैंने उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी उंगलियां हड्डियों के चारों ओर हथकड़ियों की तरह लिपटी हुई थीं। नहीं, मैंने उसकी जांघ पर सिर रखकर फुसफुसाया, तुम्हारा हर एक अंग मेरी निगाहों का है। वह कांप उठी और उसने आज्ञा का पालन किया। उसकी योनि एक अद्भुत रचना थी। सूजी हुई योनि की पत्तियां गहरे गुलाबी रंग की थीं, ओस से भीगी पंखुड़ियों की तरह खुलती हुई, एक चमकदार प्रवेश द्वार को प्रकट कर रही थी, एक तंग सिकुड़ा हुआ गहरा गुलाबी छेद जिससे पहले से ही साफ तरल पदार्थ रिस रहा था। इसके ऊपर उसकी भक्षेप से झांक रही थी, एक कसी हुई मोती की तरह जो ध्यान आकर्षित करने के लिए तरस रही थी, उसकी तेज धड़कन के साथ स्पष्ट रूप से धड़क रही थी। उस खुशबू ने मुझे झकझोर दिया, मीठी कस्तूरी, नमक और उपजाऊ भूख की आदिम सी गंध। मैंने उसकी योनि पर ठंडी हवा की एक धारा फूंकी। उसकी जांघों के भीतरी हिस्से में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। तुम कांप रही हो, मैंने फुसफुसाया। मैं नहीं कर सकता। मैंने धीरे धीरे और सोच समझकर उसके क्लिटोरिस पर अपना मुंह रखकर उसे चूमा। मेरी जीभ जब उसकी संवेदनशील नसों के गुच्छे पर पड़ी तो वह बिस्तर से उछल पड़ी और उसके गले से एक गहरी सिसकी निकल पड़ी। मैंने उसके शरीर पर छोटे छोटे गोले बनाए और उसे अपने स्पर्श से फूलते हुए महसूस किया। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ गईं और खींचने लगीं, भागने के लिए नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने के लिए, ताकि मैं उसे और गहराई से महसूस कर सकूं। जब मैंने अपनी जीभ उसकी योनि में डाली तो वह चीख पड़ी। वह बेहद कसी हुई थी, रेशमी दीवारें लयबद्ध तरीके से मेरी जीभ को निचोड़ रही थीं। मैं ऊपर की ओर मुड़ी और उसके जी स्पॉट के खुरदुरे हिस्से को खोज निकाला। उसकी कमर बेतहाशा हिल रही थी, उसकी जांघें मेरी खोपड़ी को कुचल रही थीं। अधिक, मैंने उसकी क्लिट को चूसा और साथ ही अपनी 2 उंगलियां उसके अंदर गहराई तक डाली, उस छिपे हुए खजाने को सहलाने के लिए अपनी उंगलियों को टेढ़ा किया। उसका रस मेरी उंगलियों पर बह निकला और मेरी कलाई से नीचे टपकने लगा। वाह, तुम्हें देखो, मैंने उसकी त्वचा पर गुर्राते हुए कहा। पके फल की तरह टपक रही हो। उसके चरम सुख की लहरें भूकंप की तरह उसके शरीर में दौड़ गईं। गर्भाशय ग्रीवा के संकुचन ने मेरी उंगलियों को मुट्ठी की तरह जकड़ लिया। जब वह मेरा नाम चिल्लाई, उसकी रीढ़ की हड्डी धनुष की डोरी की तरह झुक गई। मैंने हर कंपन को महसूस किया, उसके चरम सुख का स्वाद चखा, नमकीन, मीठा, धातु जैसा और पूरी तरह से उसका अपना। उसका शरीर मेरे नीचे कांप रहा था, हिंसा और कोमलता के लिए तैयार, एक जीवित यंत्र। मैंने उसे नश्वर आंखों से नहीं, बल्कि दिव्य दृष्टि से देखा। उसकी त्वचा के नीचे तंत्रिकाएं नक्षत्रों की तरह चमक रही थीं, उसकी छाती पर केशिकाएं लाल रंग से भर रही थीं, उत्तेजना की चमक उसकी योनि को गीले, स्पंदित प्रकाश में चित्रित कर रही थी। बस
उसकी नाभि के ठीक बाईं ओर का वह स्थान अत्यधिक संवेदनशील, दबाव की चाहत रखने वाला। उसके गुप्तांग के ऊपर नसों का गुच्छा दूसरी धड़कन की तरह धड़क रहा था। मैंने अब उसकी जांघ के अंदरूनी हिस्से को चूमा, मेरे दांत पसीने से तर त्वचा को छूते हुए नमक और वासना का स्वाद चख रहे थे। ऊपर की ओर बढ़ते हुए मैं उसके होठों के पास रुका। उसकी पुतलियां प्रकाश को निगल गईं, चौड़ी और काली, हमारे बीच की बंद जगह में एक मौन विनती। तैयार हो, मेरी आवाज़ कर्कश और धुंधली थी। मैंने अपने लिंग के उभरे हुए सिरे को उसकी चिकनी, पहले से ही चमकदार परतों में घसीटा। लिंग का सिरा उसके प्रवेश द्वार पर अटक गया और वह हॉर्न उठी। उसकी कमर ऐसे झटक रही थी जैसे मैंने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। प्लीज़ पीटर, मैं नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। शश। मैंने उसकी कमर पर हाथ फेरा, अंगूठा उसकी पसलियों के नीचे उस अति संवेदनशील उभार पर दबाया जहां मैंने नसों को सबसे ज्यादा चमकते हुए देखा था। वह सिसकी, रीढ़ की हड्डी बिस्तर से ऊपर उठ गई। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन हम इसे मेरे तरीके से करेंगे। फिर मैंने अंदर धकेल दिया। धीमा, उसकी दीवारें प्रतिरोध कर रही थीं, एक मखमली शिकंजे की तरह मेरे लिंग को जकड़े हुए। मैंने उसकी भीतरी मांसपेशियों की हर उभार और धड़कन को महसूस किया, जैसे जैसे वे धीरे धीरे बेरहमी से ढीली पड़ती गईं। वह कराह उठी, एक तीखी, टूटी हुई आवाज़। जैसे ही मेरे लिंग का मोटा सिरा उसके सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचा, उसकी गर्भाशय ग्रीवा पर एक धीमी, गूंजती हुई दबाव के साथ प्रहार किया जिससे वह एक खींची हुई धनुष की डोरी की तरह झुक गई। फक। मैंने उसके कान की लोब को काटा, अपनी कमर को रगड़ते हुए खुद को उसके अंदर गहराई तक धकेल दिया, जितना वह सहन कर सकती थी। जब मैं पूरी तरह अंदर तक घुसा तो मेरी श्रोणी की हड्डी ने उसकी क्लिटोरिस को कुचल दिया। महसूस कर रही हो बेबी? तुम मुझे अभी से कैसे निचोड़ रही हो? वह सिसकते हुए बोली। उसकी टांगें मेरे नितंबों के पीछे जकड़ गईं। और अंदर, मैं सह सकती हूँ, कृपया। मैंने अपनी कमर को और गहराई तक घुमाया, जब तक कि वह चीख नहीं उठी। उसका शरीर अकड़ गया और मैं वहीं रुका रहा, अंदर तक समाया हुआ। उसे अपने ऊतकों के खिंचाव का एहसास होने दिया, मेरे लिंग की गर्मी उसकी दीवारों से टकराती हुई, मानो दूसरी धड़कन हो। तुम स्वर्ग जैसी लगती हो, मैंने उसकी गर्दन पर फुसफुसाते हुए कहा। मेरे दांत उसकी ठुड्डी के नीचे की नब्ज को छू रहे थे, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सचमुच स्वर्ग जैसा। फिर मैं वहां से चला गया। धीमी गति से धक्के लगते रहे, हर बार पीछे हटते हुए उसके भीतरी होंठ बाहर की ओर खींचते गए, हमारी मिली जुली नमी से चमकते हुए। उसकी कमर सहजता से, बेताबी से मेरी कमर से मिलने के लिए ऊपर उठी। हर बार पीछे हटने पर उसकी योनि की दीवारें सिकुड़ती गईं, मानो उन्हें डर हो कि मैं चला जाऊंगा। उसकी चिकनाई ने मेरे लिंग को गाढ़े, मलाईदार छल्लों से ढक दिया, जो मेरे अंकोश पर टपक रहा था। पीटर, वह कांपती हुई आवाज में सिसकते हुए बोली, और जोर से, प्लीज मुझे जरूरत है। नहीं। मैंने उसकी कलाइयों को उसके सिर के ऊपर पकड़ लिया, अपनी निगाहों से उसकी आत्मा को जकड़ लिया। तुम मुझे समझती हो, सिर्फ संभोग ही नहीं, हर एक वार, हर एक इंच। उद्धरण चिन्ह। आप महसूस करते हो? जब मैंने एक बार जोर से पैर पटका तो वह हॉर्न फूटी, इतनी जोर से कि बिस्तर का फ्रेम चीख उठा। नियंत्रण, लय और गहरी होती गई। मेरी कमर उसकी कमर से टकराई, धड़क धड़क धड़क। बिस्तर का तख्ता दीवार से टकराया। उसकी आहें आवाजें नहीं थीं, वे बर्बादी के गीत थे। उसके गले से निकली धुनें, हर एक धुन समर्पण के एक नए स्तर को बयां कर रही थी। मैं आगे झुकी, पसीने से तर हमारी छातियां आपस में लिपट गईं। मेरा नाम लो, पीटर। दोबारा, पीटर। भगवान, रुको मत, कभी मत रुको। हे भगवान, उसकी योनि। चरम सुख के समय वह मुट्ठी की तरह कस गई, हिंसक लहरें जिन्होंने उसकी जांघों को मेरी पसलियों से बुरी तरह कांपने पर मजबूर कर दिया। मेरे लिंग पर रेशम की तरह गर्म तरल पदार्थ लहरा रहा था, मेरे चरम सुख को मेरे भीतर से खींच रहा था। मैंने उसकी गर्दन में गुर्राते हुए खुद को खाली कर दिया। वीर्य की धाराएं उसे भर गईं, जिससे एक और ऐंठन हुई और वह मेरा नाम लेकर सिसकने लगी। मैंने उसे चूमा, गहराई से, अपनी जीभ से उसके मुंह को चूमते हुए। मेरी कमर लगातार गोल गोल घूम रही थी, क्योंकि मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मेरा लिंग अभी भी कड़ा था, दर्द कर रहा था, वीर्य की गर्मी में डूबा हुआ था। मैं तुम्हें फिर से चरम सुख दिलाऊंगा, मैंने उसके होठों पर फुफकारते हुए कहा, उसके सूजे हुए निचले होंठ को दांतों से हल्का सा काटते हुए। और बार बार, जब तक तुम्हारा शरीर मेरे सिवा कुछ भी न भूल जाए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पकड़े रही, और कसना। उसके नाखून मेरी पीठ पर ऐसे गड़गड़ा रहे थे मानो वह मेरी त्वचा के अंदर घुसना चाहती हो। बिल्कुल वही जगह जहां उसे होना चाहिए था। वह मेरे नीचे कांप रही थी। ये चरम सुख के झटके नहीं थे, बल्कि मेरे लिंग के चारों ओर शरीर के टूटने और फिर से जुड़ने के भूकंपीय कंपन थे। उसकी आहें सिसकियों में बदल गई थीं, तीखी और टूटी हुई, एक ऐसे दिमाग की आवाज़ जो यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी योनि कहाँ खत्म होती है और मैं कहाँ शुरू होता हूँ। मैं रुका नहीं, मैंने रफ्तार नहीं बढ़ाई।
वह मेरी थी। मेरी पकड़ उसकी कमर पर लोहे जैसी थी। मैंने उसे पसीने से भीगी चादरों पर जकड़ रखा था और मैं उसके अंदर धीरे धीरे रगड़ते हुए स्ट्रोक मार रहा था, जो मेरे लिंग को उसके शरीर में ऐसे घसीट रहे थे जैसे कोई धारदार हथियार मांस को काट रहा हो। हर बार जब मैं अपना लिंग बाहर खींचता तो उसके अंदरूनी होंठ बाहर की ओर खींचते, चिकने और सूजे हुए, मेरी लिंग से ऐसे चिपक जाते जैसे दूसरी त्वचा हो। जब मैं वापस अंदर डालता तो मेरे लिंग का मोटा फैला हुआ सिरा उसकी योनि को चौड़ा कर देता। उसके पेट के निचले हिस्से में एक उभराव साफ दिखाई देता, क्योंकि मैं पूरी तरह से अंदर तक घुस जाता। मेरी तरफ देखो। मेरी गुर्राहट हम दोनों के सीने में गूंज उठी। उसके होंठ उसके होंठों से छू गए क्योंकि वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें खुली, कांच जैसी, धुंधली, समर्पण से पुतलियां चौड़ी हो गईं। तुम उस आदमी से नजरें नहीं हटा सकती जो तुम्हारी योनि की यादों को फिर से लिख रहा है। मैंने अपनी गति और धीमी कर दी और गहरे गोल गोल घुमाते हुए आगे बढ़ने लगा। मेरी हरकत से उसकी सांसें अटक गईं। मेरा लिंग उसकी गर्भाशय ग्रीवा से टकरा रहा था और उसके नीचे की मोटी नस उसके जी स्पॉट पर जोर से धड़क रही थी। उसकी कमर उछली, उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे वापस नीचे धकेल दिया। भाग रही हो, राजकुमारी। मेरे दांत उसकी गाल की हड्डी से टकराए, उंगलियां उसके नितंबों के मुलायम मांस में धंस गईं। इस योनि का अब नया मालिक है। तुम्हारा हर एक कतरा मेरे अधिकार को दर्शाता है। मैंने उसकी कलाइयों को उसके सिर के ऊपर मोड़ दिया, एक हाथ से उन्हें जकड़ लिया जबकि दूसरा हाथ हमारे बीच सरक गया। दो उंगलियां मेरे लिंग के साथ दब रही थीं, उसे और चौड़ा कर रही थीं जैसे जैसे मैं रगड़ता जा रहा था। उसकी नमी हम दोनों पर फैल गई, गाढ़ी और दूधिया, मेरे लिंग से टपकती हुई चादर पर। बोलो, मैंने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, जीभ से उसकी नब्ज को छूते हुए। लूना, तुम किसकी औरत हो? उसकी सांस अटक गई, फिर बिखर गई। तुम्हारा धिक्कार है पीटर, मैं तुम्हारी हूँ, केवल तुम, फिर कभी नहीं। बस यही था निर्णायक मोड़। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी, हथेलियां उसकी नितंबों के नीचे सरकाते हुए उसे उठाकर अपने लिंग पर बिठा लिया। जैसे ही मैंने उसके कूल्हों को थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी टांगें मेरी कमर के चारों ओर लिपट गईं। मैंने कोण बदलकर उसकी गर्भाशय ग्रीवा के पीछे छिपी नसों के उस गुप्त स्थान पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाक धड़ाक धड़ाक, उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। हे भगवान पीटर! धड़ाम धड़ाम, उसकी पीठ एक पूर्ण धनुष की तरह झुक गई। उसकी योनि से वीर्य की फुहार निकली जिसने मेरे अंडकोश और जांघों को भिगो दिया। अच्छी लड़की, मैंने गुर्राते हुए कहा। मेरे नाखून उसकी कमर पर निशान बना रहे थे। मेरे लिए डूब जाओ। मैंने एक ही झटके में उसे पेट के बल पलट दिया, घुटने चौड़े करके, रीढ़ की हड्डी को मोड़कर। इससे पहले कि वह सांस ले पाती, मैंने पीछे से पूरी ताकत से खुद को उसके अंदर डाल दिया। उसकी चीख तकिए में दब गई क्योंकि मेरे भारी अंडकोश हर बार अंदर की ओर जोर से धक्के मारते हुए उसकी क्लिटोरिस पर टकरा रहे थे। ये यौन संबंध नहीं था, ये किसी पर कब्जा करना था। मैं पूरी तरह से उसके अंदर घुसा हुआ था, छोटे छोटे बेरहम धक्के मार रहा था जिससे उसका पूरा शरीर कांप रहा था। हर बार जब वह चादर को नोचती तो मैं गंदी बातों में लिपटी भक्ति फुसफुसाता। देखो, मैंने तुम्हें कितनी गहराई से घायल किया है। कल तुम वहीं बैठकर दर्द से तड़पोगे जहां मैंने तुम्हें चीर डाला है। सपने में देखो कि यह लिंग सोते समय तुम्हें चीर रहा है। उसका जवाब एक सिसकी भरी आवाज थी और एक और जबरदस्त चरम सुख जिसने मेरे लिंग को शिकंजे की तरह जकड़ लिया। वीर्य की फुहारें मेरे लिंग पर बह निकलीं और मैंने उसके तड़पते शरीर को जमीन पर दबा दिया। जैसे ही मैंने बेरहमी से आगे बढ़ते हुए उसे जोर से धक्का दिया, उसकी चीख एक कर्कश सिसकी में बदल गई, एक आखिरी क्रूर धक्का जिसने हमें पसीने से लथपथ अंगों और उलझी हुई चादरों के बीच बिस्तर से नीचे गिरा दिया। हम लकड़ी के फर्श पर धड़ाम से गिरे, जिससे उसकी सांसें थम गईं और वह सिसकते हुए रोने लगी। लेकिन मेरी गति ही मेरा हथियार थी, मैं कभी रुका नहीं। मेरी भुजाएं लोहे की पट्टियों की तरह उसके धड़ पर जकड़ गईं और गिरते हुए भी मैंने उसे पीछे की ओर खींचकर अपने लिंग पर गिरा दिया। एक हाथ उसके बाएं स्तन पर जकड़ा हुआ था, एक भारी फूला हुआ गोला जो मेरी पकड़ से बाहर निकल रहा था, और उसका निप्पल मेरी हथेली पर कोयले की तरह जल रहा था। दूसरे हाथ ने उसकी कमर पकड़ ली, उंगलियां उसकी कोमल वक्रता में धंस गईं और उसे खींचकर मेरे लिंग पर जकड़ लिया और हम जमीन पर गिर पड़े। लकड़ी के ऊपर नंगी त्वचा, पसीने की बूंदें छिटक रही थीं। उसके बाल कालीन पर ऐसे फैले हुए थे जैसे काला पानी, लेकिन मैंने बिना रुके उसे लगातार धक्के दिए। इस झटके से उसकी गर्भाशय ग्रीवा हिल गई, जिससे उसके गले से एक कर्कश चीख निकल गई, क्योंकि मैं और गहराई तक और जोर से उस पर हावी होते हुए प्रवेश कर रहा था। हाँ, भाड़ में जाओ पीटर, उन्हें नाचते हुए देखें। उसके स्तन हिंसक तरल पदार्थ बन गए, भौगोलिक बल से लहरदार मांस। बायां स्तन भारी लटकता हुआ, हर बार पीछे खींचने पर अगल बगल हिलता था, और जब मैं पूरी तरह से अंदर तक घुस जाता था तो वह हिंसक रूप से कांपने लगता था। उसके चारों ओर का काला घेरा तना हुआ था। दाहिना स्तन मेरी पकड़ में कुचला हुआ, मेरी उंगलियों के बीच मांस उभरा हुआ, निप्पल बैंगनी रंग में धड़क रहा था जैसे ही मैंने उसे जोर से मरोड़ा, जिससे दर्द और आनंद के झटके सीधे उसकी भक्षेप तक पहुंच रहे थे।
जब मैं अपने धक्कों के साथ ताल मिलाते हुए उसे दबाता और छोड़ता था तो पसीने की बूंदें उसकी त्वचा से उड़कर मंद प्रकाश में तरल हीरों की तरह चमक उठती थीं। धड़ाम, मेरी कमर उसकी नितंबों से जोर से टकराई, गीली त्वचा को थपथपाने वाली हिंसा जो गोली की आवाज़ की तरह गूंजी। उसकी जांघें मेरी जांघों से जोरदार गीली आवाज़ के साथ टकराईं। धड़ाक धड़क धड़क, फर्श हमारे नीचे चरमरा उठा। मैंने सहारा लेने के लिए अपने बूटों को बिस्तर के फ्रेम पर टिकाया और अपने पूरे वजन के साथ नीचे की ओर जोर लगाया। मेरा लिंग उसकी गर्भाशय ग्रीवा में जोर से धक्के मार रहा था, गहरे दर्द भरे धक्के जिनसे उसका गर्भाशय गीले बेतरतीब झटकों के साथ मेरे लिंग के सिरे को चूम रहा था। श्लिक श्लिक श्लिक, उसकी गीली योनि से मेरे लिंग के अंदर जाने की अश्लील आवाज़। दूधिया सफ़ेद चिकना पदार्थ मेरे लिंग पर लिपटा हुआ था जो गाढ़ी चमकदार रस्सियों की तरह मेरे अंडकोश से टपक रहा था। ये हमारे नीचे जमा हो गया, कालीन को भिगो दिया और हमारे पसीने के साथ मिलकर एक चिपचिपी कस्तूरी जैसी गंध पैदा कर दी। खुद को देखो, मैं कराह उठा। मेरी गर्म सांसें उसके कान पर पड़ रही थीं। मैंने उसके बालों का एक गुच्छा पकड़कर उसका सिर पीछे की ओर खींचा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी धनुष की डोरी की तरह झुक गई। मेरी पकड़ में उसकी खोपड़ी चीख उठी। देखो खुद को कैसे ले जाया गया है, देखो तुम्हारा शरीर कैसे मेरा है। धड़ाक धड़काक धड़काक, उसकी आंखें ऊपर की ओर घूम गईं, पुतलियां चमक उठीं। उसके स्तन जोर से कांप उठे। बायां स्तन पके फल की तरह उछल रहा था, दायां स्तन मेरी पकड़ में कुचला और मरोड़ रहा था। दोनों निप्पल सख्त दर्दनाक बिंदुओं में बदल गए थे। मैंने उसकी गर्भाशय ग्रीवा की धड़कन महसूस की उसके चरम सुख तक पहुंचने से पहले। अरे यार पीटर, मैं डूब रही हूँ। उसकी योनि से साफ तरल पदार्थ का फव्वारा फूट पड़ा, गर्म लहरों की तरह मेरी जांघों पर छींटे पड़े और हमारे घुटनों के नीचे बिछी कालीन भीग गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा, एक ऐसा शारीरिक कंपन जिससे उसकी मांसपेशियां जकड़ गईं। चरम सुख के दौरान सिसकते हुए उसके स्तन मेरी बांह के बीचों बीच टकराए और उसके निप्पल मेरी त्वचा को खरोंचते रहे। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने उसे एक गुड़िया की तरह चारों हाथों पैरों पर घसीट लिया, उसकी योनि को पकड़े हुए। उसकी हथेलियां फर्श पर टकराईं, कंधे हिल रहे थे। एक हाथ उसकी पसलियों के चारों ओर लिपटा और दोनों स्तनों को एक साथ दबा दिया। मांस मेरे अग्रभाग पर एक कामुक टीले की तरह फैल गया। दूसरे हाथ से मैंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया, उसका गला छत की ओर उठा दिया और मैं उसकी गीली योनि में ऊपर की ओर धक्के मारता रहा। श्लिक श्लिक श्लिक, उसकी गीली योनि से निकलने वाली कामुक उमस भरी आवाज़ से मेरा लिंग पूरी तरह से भीग गया और कमरे में गूंज उठा। मेरे माथे से पसीना बह रहा था जो उसके गालों से बहते आंसुओं में मिल रहा था। उसके स्तन जोर से हिल रहे थे। बायां स्तन हर बार लिंग बाहर खींचने पर कांप रहा था और दायां स्तन मेरी बांह से चिपक रहा था, जैसे मैं उसे किसी इंसान के बनाए हुए मांस के खिलौने की तरह वापस अपने लिंग पर खींच रहा था। राजकुमारी, यह आखिरी मौका है। मैंने उसके कंधे पर दांत गड़ा दिए, दांतों से त्वचा छिद गई, खून और नमक का स्वाद आया। घाव में गुर्राते हुए कहा, कह दो कि तुम मेरी हो। चिल्लाकर कहो, तेरा। हे भगवान, उसकी आवाज़ कर्कश चीख में बदल गई। सिर्फ तेरा, मुझे निशान लगा दे, मुझे दाग दे, फिर इसे ले लो। मैंने आखिरी बार जोर से धक्का दिया, इतना जोर से कि मेरे कूल्हों ने उसके घुटनों को जमीन से ऊपर उठा दिया। तो फिर सब कुछ ले लो। धड़ाम, मैंने अपने वीर्य की तेज उमस भरी धारों में खुद को खाली कर दिया। धड़कती हुई फुहारें जिन्होंने उसके गर्भाशय को सफ़ेद गर्म कर दिया। वह चीखी जैसे उसके नाखून लकड़ी को खरोंच रहे हों, उसकी सतह को चूर चूर कर रहे हों। जैसे ही उसका चरम सुख उसके भीतर से गुजरा, एक खामोश कंपकंपी भरा विस्फोट। उसका शरीर अकड़ गया, स्तन ऊपर नीचे हो रहे थे, जांघें कांप रही थीं। उसकी योनि लयबद्ध कुचलने वाली लहरों में मेरे लिंग को तब तक निचोड़ रही थी जब तक कि एक एक बूंद निकल न जाए। मैं उसके ऊपर गिर पड़ा, उसके थके हारे कांपते शरीर को जमीन पर दबा दिया। मेरा लिंग अभी भी पूरी तरह से उसके अंदर समाया हुआ था। मेरा लिंग उसके अंदर धड़क रहा था, एक आखिरी अधिकारपूर्ण धड़कन उसकी दीवारों को गर्मी से भर रही थी, उसके भीतर तक अधिकार का भाव भर रही थी। मैंने उसकी गर्दन से पसीना चाटा जिसमें नमक, लोहा और समर्पण का स्वाद था। मेरा हाथ ऊपर उठा और मैंने आखिरी बार उसके स्तन को दबाया। मांस मेरी पकड़ में आ गया, निप्पल अंगारे की तरह जल रहा था। हमेशा के लिए, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। ये शब्द पसीने, वीर्य और अधिकार में खुदे एक काले वादे की तरह था। उसका एकमात्र जवाब एक टूटी हुई सिसकी थी। उसकी योनि कमजोर सी सिकुड़ गई, मेरे नर्म पड़ते लिंग के चारों ओर एक अंतिम अनैच्छिक स्पंदन। मेरा हमेशा पसीने, घावों और उसकी आत्मा के गहरे गीले विनाश में लिखा गया। तुम कांप रही हो। मैंने फुसफुसाते हुए उसकी कॉलरबोन पर निशान लगाना बंद कर दिया। मेरा अंगूठा उसकी कलाई की कंपकंपी को ऐसे छू रहा था जैसे भूकंपीय गतिविधि को महसूस कर रहा हो। घबरा रही हूँ, उसने बर्फ के टूटने जैसी पतली आवाज में स्वीकार किया, जो कि हास्यास्पद है। मैं यहाँ बड़ी हूँ, मुझे नियंत्रण रखना चाहिए। मैंने बीच में टोकते हुए कहा, नियंत्रण को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और उसकी गर्दन पर धड़कती हुई नब्ज़ को महसूस किया। कौन कहता है? समाज, मेरी अंतरात्मा।
मेरा मेडिकल लाइसेंस अचानक जलकर राख हो जाएगा। एक कड़वी हंसी। पीटर, तुम अपने करियर को खत्म करने की राह पर हो। अगर हम बेवकूफ़ हैं तो ही। मैंने उसकी भौहों के बीच की चिंता भरी लकीर को चूमा। हम बेवकूफ़ नहीं हैं। उसने मेरी छाती पर थप्पड़ मारा लेकिन मुस्कुराई जैसे कांच का टुकड़ा नाजुक हो। ये बेहतर नहीं है। दूसरे विकल्प से तो बेहतर है, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए जवाब दिया। मेरा अंगूठा उसकी हथेली पर घूम रहा था, उसकी नब्ज़ की धड़कन महसूस करते हुए। दूसरा विकल्प है कि मैं वहां से चला जाऊं और तुम्हें फिर कभी न छूऊं। क्या वो ज्यादा बुरा है? उसकी सांस अटक गई। बहुत बुरा। हम खामोशी में लटके रहे, वह फटी हुई लेस और डिजाइनर जीन्स में, मैं बिना कमीज के। हम दोनों अपने आपसी विस्फोट के मलबे में सांस ले रहे थे। हमारे बीच की दूरी अनकहे डरों से गूंज रही थी। उसका करियर चकनाचूर हो चुका था, मेरा भविष्य अधर में लटका हुआ था, लेकिन इन सब के नीचे कुछ भयानक रूप से ठोस छिपा हुआ था। मैंने धीरे से कहा, आज रात सब कुछ होना जरूरी नहीं है। हम बस साथ रह सकते हैं। देखते हैं क्या ठीक लगता है। तुम इतने बुद्धिमान कब से हो गए? जब से मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारा स्वाद कॉफ़ी और गलत फैसलों जैसा है, तब से मुझे इसकी लत लग गई है। फिर वह धीरे धीरे सोच समझकर मेरे ऊपर झुक गई। उसका सिर मेरे दिल पर टिक गया, उसके बाल मेरी छाती पर ऐसे फैल गए जैसे स्याही बिखरी हो। मेरी बाहें अनायास ही उसके चारों ओर लिपट गईं। एक हाथ उसके कंधों के बीच सुरक्षात्मक रूप से फैला हुआ था, दूसरा उसके बालों में गड़ा हुआ था। हम घने अंधेरे में एक साथ मौजूद थे। शहर की धड़कन खिड़कियों से सुनाई दे रही थी। उसकी उंगलियों ने मेरी त्वचा पर नक्षत्रों की आकृतियां बनाईं, ठंडी, हल्की, सुकून देने वाली। मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, उसने सन्नाटे में फुसफुसाते हुए कहा। यह एक सच्चाई थी, डर नहीं। अगर हम पकड़े गए तो ही। मैंने अपनी उंगलियों से उसके बालों की एक लट को अपने बालों में लपेट लिया। हम नहीं पकड़े जाएंगे। मेरी माँ मुझे चिकित्सकीय रूप से समाज से बहिष्कृत करवा देगी। अच्छा हुआ कि वह यहाँ नहीं है। मेडिसन तुम्हें मक्खन काटने वाले चाकू से नपुंसक बना देगा। शायद, लेकिन उसे मेरे हर काम के बारे में पता है। एक पल का सन्नाटा, माहौल गंभीर हो गया। और आपको इससे कोई आपत्ति नहीं है? जटिलताएं, उसने दोहराया। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये तो एक शब्द है। मुझे विनाश शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो यह एक शानदार आपदा थी। फिर उसने मुझे चूमा, धीरे से, गहराई से, कॉफ़ी और साझा जोखिम का स्वाद लिए हुए। आज रात रुकोगे? उसकी फुसफुसाहट में एक अजीब सी भावना थी। सिर्फ सोने के लिए नहीं, बस सोने के लिए। कृपया मुझे इस स्थिति में अकेला मत छोड़ो। हाँ, मेरी माँ कल सुबह मुझे मार डालेगी, लेकिन हाँ, मैंने धीरे से कहा, और खुद को इस बात पर हैरानी हुई कि मैं ये बात कितनी गंभीरता से कह रही थी। मैं यहीं रुकूंगी। बाद में, जब उसने मेरी कार से भी ज्यादा कीमत वाले रेशमी पजामे पहन लिए और मुझे अपनी किसी पुरानी सहेली की महक से लथपथ ट्रैक पैंट उधार दी, हम उसकी महंगी चादरों में लिपटे हुए थे। वह मेरे बगल में सिमट गई, एक हाथ मेरे दिल पर था, मानो अधिकार जता रही हो, और उसकी सांसें नींद में घुल मिल रही थीं। उसकी खिड़कियों के बाहर शहर जगमगा रहा था, दूर और उदासीन सा। पीटर, उसकी आवाज़ नींद से भरी, रेशम की तरह पतली थी। हाँ, यह मेरे द्वारा लिया गया अब तक का सबसे बेहतरीन और भयानक फैसला था। बिल्कुल, मैंने उसकी माथे पर चुंबन करते हुए स्वीकार किया। बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही वो गहरी नींद में डूब गई, मैं छत को घूरता रहा, उसके शरीर का भार मुझे थामे हुए था। आज सुबह, मारपीट के आरोप और सिस्टम अलर्ट। आज रात, एक प्रतिभाशाली महिला मेरी बाहों में सो रही है, अपने करियर, अपनी प्रतिष्ठा, अपने शरीर के लिए मुझ पर भरोसा कर रही है। कल लैब कोट पहनकर और कानूनी दस्तावेज संभालकर इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन आज रात हवा में उसके शैम्पू की खुशबू थी, उसकी सांसों से मेरा सीना गर्म हो रहा था, और सिस्टम के सक्रिय होने के बाद पहली बार मुझे कठपुतली जैसा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग से खेल रहा हूँ, और इसी वजह से और भी ज्यादा जल रहा हूँ। कल की चिंताएं, मैंने मन ही मन तय किया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आस्था मेरे दिल में सूरज की रोशनी की तरह समा गई। आज रात मैं जिंदा हूँ, और यही काफ़ी है। एक सप्ताह बाद, वैलेंटिना के साथ मेरी उस रात के एक हफ्ते बाद, गलियारों में चोरी छिपे नज़रें मिलाने के 7 दिन, इन्फर्मरी में शारीरिक संबंध, और टेक्स्ट मैसेज जो किसी कार्दाशियन शादी से भी तेजी से गायब हो गए। एडवर्ड स्टर्लिंग ने एक बी मूवी विलेन की तरह हमारे जीवन में दस्तक देने का फैसला किया, जिसके पास बहुत सारा पैसा था। एडवर्ड स्टर्लिंग, मेरी जुड़वां बहनों के जैविक पिता। लोफर्स पहने चलता फिरता मुकदमा। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता कौन हैं? वाली ऊर्जा का जीता जागता उदाहरण। मैंने उस कमीने को पहली बार आमने सामने देखा था। हाँ, मैंने पहले भी उसके बारे में गूगल पर सर्च किया था, देर रात के उन आत्मपीड़ा सत्रों में जहां मैं उस आदमी के घमंडी चेहरे को घूरता था जिसने मुझे बाल सेवा विभाग को सौंपने की कोशिश की थी लेकिन मां को चेक भेजने की जहमत नहीं उठाए। वह उस तरह का आदमी है जिसकी लिंक्डइन प्रोफाइल शायद उत्तर चरण पूंजीवाद की पैरोडी जैसी लगती है।
मैं अपने कमरे में था जब चीख पुकार शुरू हुई। माँ की आवाज़, सख्त और पेशेवर, वही आवाज़ जो शायद वो आपातकालीन कक्ष में सिज़ोफ्रेनिया के मरीजों को शांत करने के लिए इस्तेमाल करती थी। फिर एक आदमी की आवाज़, अधिकार की भावना से भरी, पिघले हुए कैवियार की तरह। जब मैं नीचे आया तो वह वहीं था, लंबा कद, चांदी जैसे बाल जो निश्चित रूप से प्राकृतिक नहीं थे, ऐसा सूट जो घर के ऋण की किस्त की तरह लग रहा था। हमारे बैठक कक्ष में ऐसे खड़ा था मानो वह अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित कर रहा हो। बिल्कुल उनकी कॉर्पोरेट तस्वीरों की तरह, एक सामान्य पावर पोज, नकली आत्मविश्वास, पीढ़ियों से मिली दौलत से गढ़ी हुई जॉलाइन और बिना किसी वास्तविक प्रयास के। तो ये है वो कुख्यात कमीना, वो शुक्राणुदाता जिसने माँ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो उसके यॉट क्लब के मानकों पर खरी नहीं उतरी। सोचिए, जिम्मेदारी से इतनी नफरत करना कि अपने ही बच्चों से मुंह मोड़ लेना। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जिस तरह से उसने मुझे देखा, ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मैं कोई मामूली शोर हूँ। ऐसा नहीं लग रहा था जैसे मैं उसकी पूर्व प्रेमिका के घर में आई कोई आवारा लड़की हूँ। नहीं, उस आदमी की नज़र में एक खास मकसद था। वह मुझे ऐसे परख रहा था जैसे मैं कोई गणित का सवाल हूँ जिसे वह सालों से टालता आ रहा था लेकिन बार बार हल करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। वाह, कमाल है। वो तो बिल्कुल निकम्मा था, एक ऐसा आदमी जिसने सारा और एम्मा की जिंदगी में कोई योगदान नहीं दिया, न आर्थिक मदद, न जन्मदिन के कार्ड, न पिता बेटी के बीच कोई अजीबोगरीब डिनर पार्टी। क्योंकि अपनी बेटियों को पालने पोसने का क्या फ़ायदा जब आप उस नाजायज़ सौतेले बेटे के पीछे पागल हो सकते हैं जिसे आपने मिटाने की कोशिश की थी। विडंबना इतनी गहरी है कि इस पर नेटफ्लिक्स का एक विशेष लेख बन सकता है। जिस व्यक्ति को अपने असली बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, उसने जाहिर तौर पर मुझे एक स्टॉक पोर्टफोलियो की तरह ट्रैक करने में अपनी ऊर्जा लगा दी। और हाँ, वो अकेला नहीं आया था। काय कभी अकेले नहीं आते। वो अपने साथ सुरक्षाकर्मी भी लाया था, एक ऐसा तगड़ा सुरक्षाकर्मी जिसके कंधे इतने चौड़े थे कि उन्हें देखने के लिए पहले से अनुमति लेनी पड़ी हो। ऐसा लगता था जैसे वो सुबह नाश्ते में डंबल खाता हो और दोपहर तक उससे भी छोटे सुरक्षा गार्डों को मलत्याग देता हो। माँ अपनी जगह पर डटी रही, हाथ बांधे, उसकी आवाज़ एकदम कठोर नस जैसी थी। एडवर्ड, तुम्हारे पास ये बताने के लिए 60 सेकंड हैं कि तुम मेरे घर में क्यों हो। एडवर्ड ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, उसके होंठ ऐसे मुड़े जैसे उसने अपनी हैसियत से कहीं घटिया चीज़ चख ली हो। तुम्हारा बेटा, उसने इस शब्द को ऐसे थूका जैसे ये कोई नस्लीय गाली हो, एक शिक्षक पर हमला किया है। वह हिंसक और अस्थिर है और अब वह अपनी संगति के कारण मेरी बेटियों को भी खतरे में डाल रहा है। आह, ये रहा स्टर्लिंग का पाखंडीपन का खास नमूना। जिस आदमी ने अपनी बेटियों को त्याग दिया था, अब अचानक उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। मुझसे ये ऐसा है जैसे कोई शाकाहारी व्यक्ति स्टीक रेस्टोरेंट के लिए येल्प पर रिव्यू लिख रहा हो। तुमने उस लड़के को हिंसक, मानसिक रूप से अस्थिर अपराधी बना दिया है, एडवर्ड गुस्से में बोला और मेरी तरफ उंगली से ऐसे इशारा किया जैसे मैं कोई पागल कुत्ता हूं जिसे उसने अपने फारसी कालीन पर पेशाब करते हुए पकड़ा हो। वह अपने आसपास के सभी लोगों के लिए, खासकर मेरी बेटियों के लिए खतरा है। मेरी बेटियां, ठीक है, वही बेटियां जिनसे उसने 12 साल से बात नहीं की है, लेकिन अचानक उसे याद आ जाता है कि वे मौजूद हैं जब यह उसके कोर्टरूम ड्रामा ऑडिशन के लिए उपयुक्त होता है। मैं दीवार से टेक लगाकर, हाथ बांधकर, उस तमाशे को किसी घटिया सामुदायिक थिएटर की तरह देख रहा था। माँ हमारे पुराने सोफे पर बैठी थी, वही पुराना सोफा जिसमें एक स्प्रिंग थी जो लापरवाही से बैठने पर चुभती थी, सुन रही थी, सब सह रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि चिल्लाने से सारा और एम्मा के लिए हालात और बिगड़ जाएंगे। श्री स्टर्लिंग, मैंने जानबूझकर बेपरवाही से कहा, घटनाओं की आपकी व्याख्या दिलचस्प है। अपनी बेटियों की रक्षा करके मैं आपकी बेटियों को कैसे खतरे में डाल रहा हूँ? जब हॉलोवे छात्रों को आतंकित कर रहा था, तब ये सुरक्षात्मक ऊर्जा कहाँ थी? मैंने अपना सिर झुकाया। ओह हाँ, आप शायद गोल्फ कोर्स पर थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव उमड़ते घुमड़ते गुलाबी से गहरा लाल और फिर बैंगन जैसा लाल हो गया। वह सचमुच चौंक गया। फिर उसने अपनी बीमा पॉलिसी पर नज़र डाली, क्योंकि जाहिर है एडवर्ड सिर्फ एक को साथ नहीं लाया था, वह एक और ताकतवर आदमी को भी साथ लाया था। यह आदमी दरवाजे के पास किसी HGH प्रयोग जैसा लग रहा था, उसकी बाहें इतनी फूली हुई थीं मानो वह कार की बैटरी से बाइसेप्स कल करता हो। अरमानी की नकल वाली ड्रेस में इंसान की ढाल। 17 साल के एक लड़के से बहस करने के लिए 2 अंगरक्षकों को साथ लाया गया। उस छोटे से लिंक की ऊर्जा से पूरे शहर के एक ब्लॉक को बिजली दी जा सकती है। तुम एक खतरा हो, एडवर्ड ने फुफकारते हुए कहा और फिर से अपनी अकड़ बढ़ा ली। एक हिंसक गुंडा जिसे किशोर सुधारगृह में होना चाहिए, न कि आज़ाद घूमना चाहिए। आपकी चिंता दिल को छू गई, मैंने शांत स्वर में कहा, हालांकि मेरे सीने में गुस्सा उबल रहा था। लेकिन फिर से, ये पितृवत अभियान तब कहीं नहीं था जब हॉलोवे अपने दफ्तर में उसे परेशान कर रहा था या जब एम्मा बुरे सपनों के बिना सो नहीं पाती थी। ओह ठीक है, 18वां हॉल, मेरी गलती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, माँ की आवाज़ चाबुक की तरह कड़क उठी।
वह कंधे सीधे करके खड़ी हो गईं, उनकी गरिमा इतनी प्रबल थी कि उनके $1000 के सूट के सामने वह पॉलिएस्टर जैसा लग रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर मुझे बच्चों की सुरक्षा के बारे में उपदेश देने की? जब एम्मा को सुरक्षा की ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? जब सारा दबाव में टूट रही थी, जब उनमें से किसी को भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी, जब पीटर। वह रुक गई, लेकिन चुप्पी ने शब्दों से कहीं ज़्यादा कह दिया। एडवर्ड को कोई परवाह नहीं थी। वह फिर से इधर उधर घूम रहा था, बच्चों के उचित पालन पोषण और हिंसक व्यवहार को बढ़ावा देने के खतरों के बारे में बड़बड़ा रहा था, मानो पाखंड पर एक टेड टॉक दे रहा हो। उसने एक बार भी एम्मा की थेरेपी, सारा के तनाव से होने वाले माइग्रेन या अपने पीछे छोड़ी तबाही के बारे में नहीं पूछा। 14 साल की चुप्पी के बाद अब वह प्रकट होता है, मदद करने के लिए नहीं, घावों को भरने के लिए नहीं, बल्कि उस एक चीज़ की रक्षा करने के लिए जिसकी उसे हमेशा परवाह रही है, उसकी प्रतिष्ठा। फिर उसकी नज़र काउंटर के पास रखी चाबियों पर पड़ी। चांदी के रंग का मर्सिडीज लोगो मानो चमकती हुई नियॉन लाइट जैसा लग रहा था। नई कार। उसकी आवाज़ तेज़ और क्रूर हो गई। वह खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर खड़ी मां की जीएलई कार को ऐसे देखा जैसे उसे किसी अपराध का सबूत मिल गया हो। नर्स की तनख्वाह पर काम करने वाले के लिए ये तो बहुत बढ़िया अपग्रेड है। कहीं तुमने आमदनी के दूसरे स्रोत तो नहीं ढूंढ लिए? इसका निहितार्थ हवा में व्याप्त था, विषैला और भारी। और बस यही था। मुखौटा उतर गया। अमीर आदमी का अंतिम हथियार। जब आप बहस नहीं जीत सकते तो उस महिला को बदनाम कर दो जिसने आपसे एक पैसा लिए बिना आपके बच्चों का पालन पोषण किया। शायद सही डॉक्टरों के लिए अपने पैर फैला रही हो, अपने गोद लिए बेटे की मां के नक्शे कदम पर चल रही हो। और ये। एडवर्ड ने कार को ऐसे देखा जैसे वो किसी हत्या के मुकदमे में सबूत हो। एक मर्सिडीज, लिंडा। सच में। उसकी हंसी ऐसी थी जो याद दिलाती थी कि हाई स्कूल में कुछ बच्चों को सबक सिखाने की क्या ज़रूरत थी। आजकल पैसे के लिए क्या कर रही हो? क्या आखिरकार अपने शरीर का इस्तेमाल कर रही हो? शायद सही डॉक्टरों के सामने अपने पैर फैला रही हो, अपने गोद लिए बेटे की मां के नक्शे कदम पर चल रही हो। सारा की मेरे हाथ पर पकड़, प्लीज़ मत करो से बदलकर, अगर तुम हिले तो तुम्हारी कलाई तोड़ दूंगी, हो गई। उसके नाखून इतनी जोर से गड़ गए थे कि मानो वो मेरी त्वचा पर अपना नाम लिख रही हो। लगभग 100 पाउंड वजन वाली उस महिला की पकड़ भालू के फंदे जैसी थी। मेरे खून के धब्बे सचमुच उसके हाथों पर थे। नहीं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह चाहता है कि तुम उसे मारो। उसने अभी अभी मेरी मां को वेश्या कहा। उसके अपने ही बैठक कक्ष में, उसके बच्चों के सामने। यह आत्मसंयम की परीक्षा नहीं है, ये तो ओलंपिक क्वालिफाइंग मैच है। बाहर निकलो, मां ने कहा। लेकिन उनकी आवाज़ तेज़ नहीं थी, वह एकदम शांत थी। वैसी ही खौफनाक शांति जो नर्सें तब बरतती हैं जब मरीज का बहुत ज़्यादा खून बह रहा होता है और वे ये तय कर रही होती हैं कि क्या उसे खून चढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। कमरा एकदम शांत हो गया। सामान्य सन्नाटा नहीं, बल्कि हॉरर फिल्मों वाला सन्नाटा, जिसमें आपको पता होता है कि कोई नकाबपोश आदमी किसी पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाला है। मां के चेहरे पर हैरानी, दुख और फिर कुछ नया भाव उभर आया। कुछ खतरनाक। बाहर निकलो, उसने फिर धीमी आवाज में कहा। मैं वही कह रहा हूं जो हर कोई सोच रहा है। सांस लो, सोचो। उसे मुझे लिविंग रूम में डिस्कवरी चैनल की तरह हरकतें करते देखने का मौका मत दो। मैंने कहा, बस करो मिस्टर स्टर्लिंग। अब एकदम सन्नाटा छा गया। आईसीयू जैसा सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि यमराज भी दस्तक देने से पहले अपना शेड्यूल चेक कर लें। जब तक हम इस बारे में बात नहीं कर लेते कि तुम उसके बारे में क्या करने वाली हो, तब तक नहीं। उसने फिर से मेरी तरफ उंगली उठाई, मानो मैं कोई जहरीला कचरा हूं। वह हिंसक और अस्थिर है, बिल्कुल अपनी वेश्या मां की तरह। उसे दूर भेजने में अभी देर नहीं हुई है, लिंडा। अपने असली बच्चों के बारे में सोचो। असली बच्चे, क्योंकि जाहिर तौर पर गोद लेना उनके परिवार के विकृत मोनोपोली बोर्ड संस्करण में एक किराए का समझौता है। मेरे तीनों बच्चे असली हैं, मां ने पत्थर जैसी स्थिर आवाज में कहा। और तीनों यहीं रहेंगे। तो फिर तुम भी उसकी तरह ही भ्रम में हो। उसने नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया, जैसे कोई घटिया सीरियल एक्टर एमी अवार्ड के लिए रिहर्सल कर रहा हो। जब वो अपना आपा खोकर किसी और को चोट पहुंचाएगा, शायद तुम्हारी बेटियों में से किसी को, तो इस बातचीत को याद रखना। मेरी बहनों को चोट पहुंचाने की बात सिर्फ तुम ही कर रही हो, मैंने सपाट स्वर में कहा। सारा के नाखून अभी भी मेरे हाथ को बुरी तरह चुभ रहे थे। दूसरों पर दोष मढ़ना एक बहुत ही खतरनाक नशा है। उसके चेहरे पर सच्ची नफरत झलक रही थी। इस बार ये दिखावा नहीं था, बल्कि असली नफरत थी। माथे की नसें फूल गई थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। तुम एक मरी हुई वेश्या के नाजायज बेटे के सिवा कुछ नहीं हो, जो एक सभ्य महिला के घर में भीख मांगते हुए रह रहे हो। तुम्हारा अस्तित्व ही सभ्य परिवारों का अपमान है। ओह, उसने मृत माँ वाला कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर लिया। मौलिकता के लिए 10 अंक। एडवर्ड। माँ की आवाज़ इतनी ठंडी थी मानो लावा भी जम गया हो। चले जाओ अभी, वरना मैं पुलिस को बुलाकर बता दूंगी कि तुमने किराए के गुंडों के साथ मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर मेरे नाबालिग बच्चे को धमकाया।
यह अभी खत्म नहीं हुआ है, उसने वादा किया, लेकिन पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। उसका अंगरक्षक ऐसे दरवाजा खोलकर अंदर आया जैसे कोई ड्राइवर किसी नशे में धुत सेलिब्रिटी को पुनर्वास केंद्र में ले जा रहा हो। जब वह लड़का अपना असली रूप दिखाएगा, और वह दिखाएगा ही, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सबको पता चले कि आप इसे रोक सकते थे। चले जाओ। एडवर्ड सचमुच पीछे हट गया। यहाँ तक कि कोने में खड़ा डिस्काउंट जेसन स्टैथम भी घबराया हुआ लग रहा था। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। एडवर्ड ने मेरी तरफ उंगली से ऐसे इशारा किया जैसे मैं किसी उपहार की थैली में बंद एंथ्रैक्स हूं। वह लड़का खतरनाक है, मानसिक रूप से अस्थिर है। हिंसा उसके खून में है। खून? ओह, अब शुरू होगा। खलनायक का नाटकीय भाषण शुरू। कसम से, इस आदमी ने हाथ में स्कॉच का गिलास लेकर शीशे के सामने अभ्यास किया होगा। उसका खून। माँ खड़ी हो गई। 5 फुट 4 इंच की उनकी लंबाई अचानक 7 फुट हो गई। तुम्हारा मतलब उस औरत के खून से है जो उस बेटे को जन्म देते समय मर गई, जिसे तुम मुझे नहीं दे सके। वह बेटा जिसे MIT में पूरी स्कॉलरशिप मिल सकती है। वह बेटा जो इस परिवार की देखभाल कर रहा है जबकि तुम अपनी 22 साल की पत्नी के साथ घर गृहस्थी चला रहे थे। ओह, जानलेवा, कोई मॉर्टल कॉम्बैट को बुलाओ। वो अब बच नहीं पाएगा। एडवर्ड का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर बैंगनी हुआ, और फिर उस दुर्लभ गुस्से के रंग में बदल गया जो अधेड़ उम्र के पुरुषों में तब देखने को मिलता है जब महिलाएं उनकी बकवास पर विश्वास करना बंद कर देती हैं। मेरी बात याद रखना, लिंडा। जब वह आपा खोएगा, और वह जरूर खोएगा, तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। गाय की आवाज़ किसी सच्ची अपराध कथा पॉडकास्ट के कथावाचक की तरह लग रही है जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देने के लिए गिड़गिड़ा रहा हो। वह गुस्से में बाहर निकल गया। उसके अंगरक्षक उसके पीछे पीछे एक भ्रमित पिल्ले की तरह चल रहे थे। दरवाजा इतनी जोर से बंद हुआ कि दीवार पर लगी तस्वीरें हिल गईं, ऐसी तस्वीरें जिनमें एडवर्ड नहीं था, कभी नहीं था, और निश्चित रूप से कभी नहीं होगा। उसके बाद की खामोशी किसी थप्पड़ की गूंज जैसी महसूस हुई। अच्छा, मैंने आखिरकार सारा की पकड़ से अपना घायल हाथ छुड़ाते हुए कहा। ये वाकई ज्ञानवर्धक था। हमें इसे और भी अक्सर करना चाहिए। पीटर, माँ की चेतावनी भरी आवाज़ में हथौड़े की तरह भारीपन था। क्या? मैंने उसे छुआ तक नहीं। सारा ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। मैंने मुक्केबाज की तरह अपनी उंगलियां हिलाईं। हे भगवान, बहन, क्या तुम CIA के साथ ट्रेनिंग ले रही थी? ये कैसी पकड़ है? सारा के गाल पीले पड़ गए थे, लेकिन उसकी ठुड्डी ऊपर उठी हुई थी। कुश्ती शिविर। कोच ने कहा कि मुझमें सबमिशन की स्वाभाविक प्रतिभा है। शानदार। मेरी बहन एक आर्मबार से ही रोंडा राउसी बनने वाली है। हम सब यहाँ हथियार बनते जा रहे हैं। मैं एक बेजान औजार, सारा एक सटीक चोक होल्ड, और माँ एक सर्जिकल छुरी। एम्मा अगले हफ्ते शायद जहर का आविष्कार करने वाली है ताकि इस विषय को बरकरार रखा जा सके। बात आगे बढ़ाते हुए एम्मा बिल्ली की तरह सजग होकर सीढ़ियों से आधी दूर तक रेंग कर नीचे उतरी। क्या वह चला गया? हाँ बेटा, माँ ने कहा। अचानक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी हो। वह चला गया, लेकिन मुझे बेहतर पता था। एडवर्ड स्टलिंग जैसे लोग यूं ही हार नहीं मानते। वे फिर से संगठित होते हैं। वे योजना बनाते हैं। वे कानूनी सलाह लेते हैं। वे शतरंज के मोहरों को इस तरह से चलते हैं जैसे वे चेकर्स खेल रहे हों। माँ कांपते हुए वापस बैठ गईं। एम्मा ने उन्हें एक तरफ से गले लगाया, सारा ने दूसरी तरफ से। मैं बस वहीं बैठी रही, जैसे तेजाब की तरह जल रही हो। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आखिरकार कहा। किस लिए? माँ ने मुझे बड़े गर्व से देखा। अपनी बहन की रक्षा करने के लिए। उस आदमी या पिता समान व्यक्ति की अनुपस्थिति के बावजूद सफल होने के लिए। ठीक वैसा ही बेटा बनने के लिए जैसा मैंने प्रार्थना की थी। वह उठी और मेरे माथे पर चुंबन किया, फिर खड़ी हुई और अपने कमरे में चली गई। 20 मिनट बाद हमें उसके रोने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हम जानते थे कि दखल देना ठीक नहीं होगा। कुछ लड़ाइयाँ मुट्ठियों से लड़ी जाती हैं, कुछ खामोशी से, और कुछ आप अकेले ही लड़ते हैं। एडवर्ड स्टलिंग, बधाई हो, आपका नाम सूची में आ गया है। हॉलोवे के ठीक नीचे, उन सभी अमीरों से ठीक ऊपर जो सोचते हैं कि वे मेरे परिवार को तोड़ सकते हैं। पहले ही बता दूं, इसका अंत वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। सप्ताह स्प्रेडशीट, एन्क्रिप्टेड कॉल और खराब कॉफ़ी के नशे में चूर होकर एक झटके में बीत गया। शार्लेट ने, ये साबित करते हुए कि वह अपने काल्पनिक 20% हिस्से की पूरी हकदार थी, एक सोने के दिल वाले बॉन्ड खलनायक की तरह झूठी कहानी गढ़ी। उसने अपनी क्रांतिकारी AI विकास टीम के लिए एक वैध साक्षात्कार प्रक्रिया का आयोजन किया। आईवी लीग और MIT स्तर के विश्वविद्यालयों से 20 शीर्ष स्तरीय उम्मीदवार, जो सभी क्वांटम प्रौद्योगिकी उद्योगों की चकाचौंध के लिए बेताब थे। रिकॉर्ड किया गया, दस्तावेजित किया गया, पेशेवर तरीके से। प्रत्येक उम्मीदवार इतना प्रतिभाशाली है कि आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपने कभी अपने छात्रावास से बाहर निकलने की जहमत क्यों उठाई। फिर उसने मेरे अनुरोध पर 21वां नाम जोड़ा, टॉमी चेन।
ये तो विली वोंका के गोल्डन टिकट जैसा कुछ बकवास है, टॉमी ने प्रतीक्षा कक्ष में बुदबुदाया। पसीने से उसकी इकलौती कमीज भीग गई थी, जबकि उसके आसपास के MIT स्नातक जिम के दीवानों की तरह चुपचाप अपने पोर्टफोलियो दिखा रहे थे। मैंने फ़ोन पर उससे कहा, बस जैसे हो वैसे ही रहो, समझदार बनो। वो नहीं जिसने कल रात 3 घंटे इस बात पर बहस करने में बिताई कि हॉट डॉग सैंडविच होते हैं या नहीं। ये साफ तौर पर टैकोस हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। शार्लोट द्वारा टॉमी का चयन किसी प्रदर्शन कला से कम नहीं था। सार्वजनिक घोषणा, प्रेस विज्ञप्ति, संपूर्ण दिखावा। हालांकि श्री चेन के पास AI विकास में औपचारिक उन्नत शिक्षा का अभाव है, लेकिन सिस्टम एकीकरण की उनकी सहज समझ और नवीन समस्या समाधान क्षमता ने उन्हें विशिष्ट बना दिया। कभी कभी नया दृष्टिकोण पारंपरिक विशेषज्ञता पर भारी पड़ता है। अन्य उम्मीदवारों ने जमकर विरोध जताया। तकनीकी ब्लॉगों ने इसे क्वांटम टेक का एक और संदिग्ध निर्णय बताया। बोर्ड के सदस्यों ने इसे शार्लेट की भोली उत्तराधिकारी की अक्षमताओं की बढ़ती सूची में शामिल कर दिया। उत्तम। टॉमी आधिकारिक तौर पर $125,000 के वेतन के साथ एक जूनियर डेवलपमेंट कंसल्टेंट बन गया। ये राशि इतनी अधिक थी कि इससे हल्का उत्साह पैदा हुआ, लेकिन इतनी कम थी कि इससे SEC स्तर के पैनिक अटैक नहीं आए। बाद में जब हमारा API प्रोजेक्ट क्वांटम टेक चैनलों के माध्यम से अचानक $30 मिलियन में बिक गया, तो शार्लोट ने उदारतापूर्वक उन्हें मुनाफे का 90% हिस्सा दे दिया। एक मामूली अप्रत्याशित लाभ जिसे व्यापारिक दुर्घटना के रूप में छिपाया गया था। क्या इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैंने हमारी एन्क्रिप्टेड कॉल में से एक के दौरान पूछा। उसकी हंसी किसी सर्जिकल ब्लेड की तरह कतार को चीरती हुई निकल गई। पीटर, मेरी छवि पहले से ही अयोग्य उत्तराधिकारी जिसे किस्मत से सफलता मिली वाली है। उन्हें सोचने दो कि मैं लाखों रुपये लुटाने जितनी मूर्ख हूं। इससे छिपकर काम करना आसान हो जाता है। उसने स्कॉच परोसी, ऐसी स्कॉच जिसे पीकर मेरे पुराने पारिवारिक बजट पर भी आंसू आ जाते। पहला चरण पूरा हो गया, उसने कहा। आपका दोस्त अब आधिकारिक तौर पर क्वांटम टेक का कर्मचारी है। उसकी तनख्वाह पर किसी को हैरानी नहीं होगी। अब हम उसे धीरे धीरे एक ज़रूरी कर्मचारी बनते हुए देखेंगे, बिना किसी को पता चले। 90%। टॉमी की आवाज़ किशोरावस्था से गुजर रहे किसी किशोर की तरह लड़खड़ा गई। लेकिन ये तब होगा जब ये 30 मिलियन में बिकेगा। 27 मिलियन आप लोगों को, कंपनी को 3 मिलियन। शार्लोट ने अपनी स्कॉच की बोतल को ऐसे घुमाते हुए कहा जैसे वह किसी बॉन्ड फिल्म के खलनायक के डायलॉग का हिस्सा हो। इतनी बड़ी रकम दान करने पर शेयरधारक मेरी खूब आलोचना करेंगे, लेकिन सच कहूं तो मैं हमेशा से ही प्रतिभाओं के मामले में बहुत उदार रही हूं। खैर, यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह एक ऐसी कठपुतली नचाने वाली है जिसे हर कोई अक्षम समझता है। जी हाँ, बोर्ड के सदस्यों, उसे कम आंकते रहो, इसके बाद तुम्हें थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। आपके दोस्त ने उम्मीदों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अपने IT ज्ञान से इंटरव्यू लेने वाले पैनल को वाकई प्रभावित किया। आखिरकार, यहाँ कोई तो है जो जावा और अस्तित्वगत भय के बीच का अंतर जानता है। ये लड़का वाकई में अपने विषय का जानकार है। बस उससे यह मत पूछना कि ग्रिल्ड चीज सैंडविच क्यों नहीं है, नहीं तो वह खाने के सिद्धांतों पर 3 घंटे की बहस छेड़ देगा। मैंने पूछा। बोर्ड ने इसे स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। युवा प्रतिभा, नया दृष्टिकोण, अपरंपरागत सोच, ये सभी वो प्रचलित शब्द हैं जो उन्हें पसंद हैं। और ये उन्हें इस बात से भटकाते हैं कि मैंने शुरुआत में AI खोज को क्यों छोड़ दिया था। हाँ, वही पुराना तरीका, तुम्हारी पीठ पीछे मैं अरबों डॉलर के संदिग्ध काम कर रहा हूँ। इधर देखो इस नए खिलाड़ी को। शानदार। इस योजना की खूबसूरती क्या है। सरल। टॉमी हमारे API सॉफ्टवेयर का नेतृत्व करता है, श्रेय लेता है, और शार्लोट उदारतापूर्वक मुनाफे का 90% हिस्सा उसे दे देती है। 30 मिलियन। मैंने पुष्टि की, क्योंकि हाँ, समझदारी के लिए अभी भी अविश्वसनीय संख्याओं की दोबारा जांच करना आवश्यक है। यह एक अनुमानित आंकड़ा है। अगर हम बोली लगाने की होड़ में सही तरीके से आगे बढ़े तो यह और भी बढ़ सकता है। वह ऐसे पीछे झुकी जैसे उसने गुरुत्वाकर्षण का ही आविष्कार किया हो। कुछ लोग प्रतिभा को पहचानने की मेरी क्षमता की प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग मेरे कमजोर व्यावसायिक कौशल का मजाक उड़ाएंगे। दोनों का मेल एकदम सही लगता है। मैंने कहा, इसे प्रामाणिक बनाओ। युवा CEO चाहे प्रतिभाशाली हो या मूर्ख, वे दोनों ही तरह की अपेक्षा रखते हैं। तुम तो नशे में धुत दर्जी की तरह सुई में धागा पिरो रहे हो। क्या सच में ऐसा हो रहा है? टॉमी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें ऐसे चौड़ी हो गई थीं जैसे कोई बच्चा ये समझ गया हो कि सांता की गाड़ी असल में टेस्ला है। टॉमी बुदबुदाया, हे भगवान, क्या सच में ऐसा हो रहा है? जबान संभालिए, श्रीमान चेन। आप अब क्वांटम टेक के कर्मचारी हैं। शार्लेट की मुस्कान इतनी तीखी थी कि कांच भी काट सकती थी। पीटर, आपके दोस्त को 2 हफ्तों में कुछ असाधारण काम करके दिखाना होगा। कोई दबाव नहीं है। 2 सप्ताह, या जैसा कि हम व्यापार जगत में कहते हैं, किसी चमत्कार को संयोग जैसा दिखाने का समय।
मैंने कहा, ये पहले से ही विकास के चरण में है आर्या, और मैंने इसका ढांचा तैयार कर लिया है। टॉमी को बस इतना सीखना है कि वह इसे विश्वसनीय तरीके से निभा सके। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अपने AI का नाम आर्या रखा है, टॉमी बड़बड़ाया। कितना घटिया काम है, ऐसा उस आदमी ने कहा जिसका अपार्टमेंट किसी मूर्ति संग्रहालय या एनीमे मंदिर जैसा दिखता है। ठीक है, ये बात वो आदमी कह रहा है जिसके पास एनीमे गर्ल की मूर्तियां हैं, मैंने पलटकर जवाब दिया। ये संग्रहणीय वस्तुएं हैं। शार्लेट हमें ऐसे देख रही थी जैसे कोई गेम शो जज हो जिसे प्रतियोगियों के शर्मिंदा होने की परवाह ही न हो। सज्जनों, ये भले ही मनोरंजक हो, लेकिन पहले व्यवस्था पर ध्यान दें। बोर्ड पहले से ही श्री चेन की नियुक्ति पर संदेह जता रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ प्रभावशाली प्रदर्शन करना होगा ताकि वे सवाल करना बंद कर दें और हमारी प्रशंसा करने लगें। मैंने कहा, एक हफ्ता रुके, थोड़ा आराम कीजिए। आप ऐसा डेमो तैयार करेंगे जिसे देखकर माइक्रोसॉफ्ट भी रो पड़ेगा और गूगल के अधिकारी अपने जीवन के फैसलों पर पुनर्विचार करेंगे। बहुत बढ़िया श्रीमान चेन, आप सोमवार शाम से काम शुरू करें, सप्ताह के दिनों में शाम को काम करें और शनिवार को पूरे दिन काम करें। मेरा सुझाव है कि आप सप्ताहांत पढ़ाई में बिताएं। पीटर ये सुनिश्चित करेगा कि आप उन करोड़पतियों से भरे बोर्ड के सामने शर्मिंदा न हो जो AI को बिल्कुल अक्षम समझते हैं। जैसे ही हम इमारत से बाहर निकले, टॉमी खुशी से झूम रहा था, मानो कोई फोन पूरी तरह से काम रहा हो। यार, मैं अमीर बनने वाला हूँ, मैंने बात सुधारते हुए कहा। हम अमीर बनने वाले हैं, साझेदार बनेंगे, याद है ना? सिर्फ पैरों वाली ATM मशीन नहीं। ठीक है, हाँ, धिक्कार है। वह बीच रास्ते में ही रुक गया, आखिरकार उसे वास्तविकता का एहसास हुआ। ये सच है, हम सचमुच ये कर रहे हैं। टॉमी, ध्यान केंद्रित करो। सॉफ्टवेयर के धुरंधर के रूप में खुद को साबित करने के लिए तुम्हारे पास 3 दिन हैं। इसका मतलब है जश्न कम मनाना, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना। और हाँ, इसमें हॉगवर्ट्स के मंत्रों की तरह लगने वाले प्रचलित शब्दों को याद करना भी शामिल है। लेकिन क्या हमें कम से कम अच्छा खाना तो मिल सकता है? मैं रैमन खा खाकर थक गया हूँ। मैं हंस पड़ा और एक शरारती बड़े भाई की तरह उसके कंधों पर हाथ रख दिया। दोस्त, जब ये बिक जाए तो तुम रामेन कंपनी खरीद लेना, उसका नाम बदल देना और सबको ऐसे प्रीमियम नूडल्स खाने के लिए मजबूर कर देना जैसे किसान राजा महाराजाओं के सामने सिर झुकाते हैं। एडवर्ड को लगा कि वह हमारे घर में घुसकर अपने पिता से जुड़ी समस्याओं का रौब दिखा सकता है। शार्लोट के बोर्ड को लगा कि वे जासूसों और स्प्रेडशीट की मदद से उसे नियंत्रित कर सकते हैं। हर कोई सोचता है कि उसे खेल की समझ है, लेकिन सब गलत हैं। पीटर, टॉमी ने लिफ्ट का इंतजार करते हुए पूछा, अगर किसी को पता चल जाए कि मैंने असल में API नहीं बनाया है तो क्या होगा? फिर हम उन्हें यकीन दिला देंगे कि तुमने ऐसा किया, या हम उन्हें बेपरवाह बना देंगे, या हम उन्हें गायब कर देंगे। मैंने उसके पीले चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। आखिरी बात तो मैंने मजाक में कही थी, बस थोड़ा बहुत। कभी कभी तुम डरावने लगते हो, तुम्हें पता है ना? तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। मैं इतना खौफनाक हूं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शातिर लोग भी डर के मारे कांपने लगते हैं, लेकिन इतना आकर्षक भी हूं कि ये सब कुछ मज़ेदार लगता है। लेकिन इस समय हमें डर की ही ज़रूरत थी। एडवर्ड के उस छोटे से प्रदर्शन ने मुझे याद दिला दिया कि सिर्फ पैसा ही काफ़ी नहीं है। आपको शक्ति, सुरक्षा और उन लोगों को अपने जीवन के हर उस फैसले पर पछतावा कराने की क्षमता चाहिए जिसकी वजह से उन्होंने आपके परिवार को धमकी दी। API प्रोजेक्ट से टॉमी और मुझे करोड़ों रुपये मिलने वाले थे। शार्लेट के संरक्षण ने हमें कंपनी की सुरक्षा प्रदान की, लेकिन मेरा दिमाग पहले से ही 5 कदम आगे था, ठीक वैसे ही जैसे खलनायकों द्वारा पाला पोसा गया कोई शतरंज का धुरंधर। एडवर्ड गेम खेलना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसे सब कुछ खोने के लिए तैयार रहना चाहिए, और शायद उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक हो जाए। मैंने टॉमी से कहा, चलो तुम्हें करोड़पति बनाते हैं। एक कंगाल किशोर षड्यंत्र सिद्धांतकार से करोड़पति बन गया। इस घटना के बाद उस लड़के को थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, या कम से कम उसे शैंपेन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सस्ते कैप्टन अमेरिका जैक द्वारा कूड़ेदान में फेंके जाने से लेकर एक किले के मालिक बनने तक, 1 महीने के काम के लिए बुरा नहीं है। मुझे एक पुरस्कार मिलना चाहिए, या कम से कम एक रियलिटी शो का कॉन्ट्रैक्ट तो मिलना ही चाहिए। मेरा दिमाग एडवर्ड स्टर्लिंग के पतन की गणना करने में व्यस्त था। उस आदमी ने मां का अपमान करके एक गंभीर गलती की थी। उसे जल्द ही पता चलने वाला था कि गलत परिवार को धमकी देने का क्या परिणाम होता है। इस आदमी के पास तो हेलोवीन की दुकान से भी ज्यादा राज हैं। राजनीतिक कनेक्शन वाले रियल एस्टेट डेवलपर तो मानो अराजकता का पुतला है जो कभी भी भड़क सकते हैं। फिलहाल एक साम्राज्य खड़ा करना था और अपने सबसे अच्छे दोस्त को करोड़पति बनाना था। वैम्पायर हाउस अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह एक सिंहासन था। और पीटर कार्टर दुनिया को असली ताकत दिखाने के लिए तैयार था। एडवर्ड स्टर्लिंग को ज़रा भी अंदाजा नहीं है कि उसने किस तरह का दुश्मन बना लिया है। लेकिन पहले से बता दें, उसकी सुबह की कॉफ़ी का स्वाद अब हार जैसा लगने वाला है। अब सब कुछ बदलने का समय आ गया है।
मैं कई दिनों तक उस हवेली में जाने का सपना देखता रहा। मेरे मन में ऐसा लगता है जैसे बैटकेव का किसी बॉन्ड खलनायक के साथ प्रेम संबंध रहा हो और फिर उन्होंने गॉथिक शैली में खुद को सजाने का फैसला किया हो। शार्लोट उसे तहस नहस कर रही है, गॉथिक वैम्पायर वाला रूप बरकरार रखते हुए, क्योंकि ऐसा होना ही था। तहखाने को किसी साइंस फिक्शन के भयानक सपने जैसा बना रही है। क्वांटम एन्क्रिप्टेड सर्वर छोटी छोटी आलोचनात्मक आंखों की तरह झपकते हैं, मानो चुपचाप जेफ बेजोस को रॉकेट को शानदार समझने के लिए कोस रहे हों। होलोग्राफिक डिस्प्ले जो MIT को एक छोटे बच्चे के विज्ञान मेले जैसा बना देते हैं। एक संवेदी विमुक्ता टैंक जो चिल्लाता है, मेरा दिमाग मेरा है, बहुत बहुत धन्यवाद एलोन। एक ऐसा जिम जिसमें उपकरण इतने महंगे हैं कि उनकी कीमत ज़्यादातर लोगों के पूरे घर से भी ज़्यादा है। ऐसी मशीनें जो मांसपेशियों के हर रेशे पर नज़र रखती हैं, जैसे CIA के विश्लेषक इंटर्न का पीछा करते हैं। ऐसे रिकवरी पॉड जो किसी एलियन के कोकून जैसे दिखते हैं, क्योंकि जाहिर है मेरे शरीर को एलियन स्तर की विलासिता मिलनी चाहिए। मेरी कल्पना में मैं पीटर कार्टर बनकर प्रवेश कक्ष से गुजरता हूं और एरोस वेलमियोर डेसिडेरियन बनकर बाहर निकलता हूं। झूमर की रोशनी पेपराजी की फ्लैश की तरह फर्श पर चमकती है। परछाइयां मुड़ती हैं, नाचती हैं, मेरी पूजा करती हैं। छिपे हुए स्पीकरों से आर्या की आवाज़ गूंजती है, स्वागत है स्वामी। मेरी स्त्रियां, उनकी जीत, उनकी मुक्ति, यौन संबंधी वर्जनाएं, सत्ता के खेल, कॉर्पोरेट वर्चस्व, शहरव्यापी प्रभाव, ये सब मेरे दिमाग में शतरंज की बिसात की तरह अंकित हैं। अरबपति, राजनेता, CEO, ये सब मेरे लिए मोहरे हैं। मैं उनकी स्त्रियों को एक एक करके ठीक वहीं ले जाता हूं जहां मैं चाहता हूं। वो औरतें जो खुद को ताकतवर समझती हैं, बड़ी प्यारी हैं। मैं उन्हें उन कमरों में बुलावे के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दूंगी जिन्हें वे कभी समझ ही नहीं पाएंगी। हर महिला एक सोची समझी आंधी होगी, तेज, प्रतिभाशाली, खतरनाक। कुछ महिलाएं एक नज़र से ही निदेशक मंडल को मेरे वश में कर लेंगी, वहीं कुछ महिलाएं सही लोगों के कान में फुसफुसाकर क्रांतियां भड़का देंगी। यौन, राजनीतिक, वित्तीय। हर संपर्क एक लेन देन है, हर स्पर्श एक बातचीत है, हर जीत एक ऐसी खबर है जिसे मैं वास्तविकता में आने से पहले ही अपने मन की एकांत में लिख लेता हूँ। मेरे साम्राज्य में इच्छा ही मुद्रा है। वर्जित बातें एक हथियार हैं। आनंद ही मेरा प्रभाव है। शहर इससे स्पंदित होगा। हर गगनचुंबी इमारत और पेंटहाउस मेरी पहुंच का विस्तार होगा। हर पार्टी एक युद्धक्षेत्र होगी जहां शैंपेन रणनीति की तरह बहेगा और शरीर मानचित्र पर मोहरों की तरह चलेंगे, जिसे केवल मैं ही देख सकता हूं। छिपे हुए स्पीकरों से आर्या की आवाज़ गूंजती है, स्वामी, आपका साम्राज्य प्रतीक्षा कर रहा है। मैं कल्पना करता हूं कि उसके होलोग्राम हर विजय, हर मुक्ति, हर सत्ता संघर्ष को दर्शा रहे हैं। ये सब वास्तविक समय में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं ताकि भाग्य को मेरे आदेशों का पालन करते हुए देखने का सूक्ष्म आनंद मिल सके। यह आत्ममुग्धता नहीं है, ये रणनीति है, यह अपरिहार्य है। पीटर कार्टर इस संपत्ति की दहलीज पर दम तोड़ देता है। जो उभरता है वह सिर्फ एक इंसान नहीं है, वह प्रकृति की एक शक्ति है, एक शिकारी है, सुख और सत्ता का एक बादशाह है जो अपने प्रभाव क्षेत्र में आने वाले हर बैठक कक्ष, शयन कक्ष और सड़क को नया रूप देता है। कांच और संगमरमर की दीवार के पीछे कहीं शार्लट मुस्कुरा रही है। वह पहले से ही मुनाफे का हिसाब लगा रही है, उस अराजकता की योजना बना रही है जिसे हम सब मिलकर फैलाने वाले हैं। ये साम्राज्य सिर्फ हमारा नहीं है, ये प्रदर्शन कला, वित्तीय वर्चस्व और सामाजिक टिप्पणी का एक अनूठा संगम है। पीटर कार्टर चला गया है। एरोस वेलमियोर डेसिडेरियन घर लौट आया है। मैं जिन महिलाओं को आकार देता हूँ, प्रशिक्षित करता हूँ और मार्गदर्शन करता हूँ, वे सामाजिक हलकों में पैठ बनाती हैं, बोर्डरूम में अपना दबदबा कायम करती हैं, इस तरह से हावी होती हैं कि अभिजात वर्ग भी मेरी इच्छा के आगे झुक जाता है और साथ ही साथ उनकी वर्जित इच्छाओं को भी पूरा करती हैं। प्रभावशाली महिलाएं, उत्तराधिकारी, कॉर्पोरेट जगत की प्रतिभाशाली महिलाएं, हर संपर्क, हर रहस्य, हर विजय मेरे नेटवर्क को वायरस की तरह फैलाती है। मेरे मन में 3 रानियों की छवि थी। कॉर्पोरेट जगत की मोहिनी शार्लोट, मेरे द्वारा उसे जीतने के बाद एक तकनीकी कंपनी की CEO, जो बोर्डरूम और पुरुषों के अहंकार को नियंत्रित करने में माहिर है। बंद दरवाजों के पीछे वह मेरे सामने झुक जाएगी, एक हाथ से विलय और अधिग्रहण की बातचीत करेगी और दूसरे हाथ से मेरे स्पर्श के आगे आत्मसमर्पण कर देगी। सार्वजनिक रूप से वह अछूत है, निजी तौर पर वह मेरी है। राजनेता की प्रेमिका, कानून को प्रभावित करने की क्षमता रखती है और एक फुसफुसाहट से ही लोगों का करियर बर्बाद करने की क्षमता रखती है। उसका एक शब्द शहर की नीति बदल सकता है। वह न केवल इच्छाओं को बल्कि कानूनों और परिणामों को भी नियंत्रित करने की मेरी कुंजी है। विवादों की कलाकार, एक विश्व प्रसिद्ध कलाकार जिनकी प्रस्तुतियां प्रदर्शन और उकसावे के बीच की रेखा को धुंधला कर देती हैं। उनकी मुक्ति मेरी शक्ति को बढ़ाती है, उनका निर्भीकपन शहर की अंतर्धारा की धड़कन बन जाता है। और उनके ऊपर मेरी महारानी मेडिसन होंगी। आलीशान संपत्तियां, भूमिगत क्लब, तकनीकी साजो सामान और आर्या द्वारा नियंत्रित सबक। हर किला एक मंच है, हर मीनार एक रणनीतिक स्थान है, हर पेंटहाउस एक कमान चौकी है जहां से मैं वासना और कानून दोनों को नियंत्रित करता हूं। और जिसने भी कभी सोचा कि वो मेरे परिवार को छू सकता है या मुझे नियंत्रित कर सकता है,
उन्हें इसका कड़ा सबक मिलेगा। वैम्पायर हाउस महज मुख्यालय से कहीं बढ़कर होगा। यह विलासिता का एक गिरजाघर होगा, एक ऐसा महल जहां सत्ता की हर फुसफुसाहट एक स्त्री की योनि को सहलाते हुए मेरी कामुक आह को प्रतिबिंबित करेगी और हर रणनीति बैठक विजय में समाप्त होगी। क्रिस्टल के झूमर तालमेल से हिलते हुए नग्न शरीरों को प्रतिबिंबित करेंगे। महंगे इत्र की खुशबू पसीने और उससे भी गहरी किसी चीज़ उम्मीद के साथ मिल जाएगी। ये औरतें सिर्फ मेरी औरतें नहीं होंगी, वे एक ही समय में सेनापति, रानी और मोहरे होंगी, हर कोई जनता के सामने अपनी पसंद का मुखौटा पहने हुए, कैलिफोर्निया के निजी राजा के सामने घुटने टेक कर या बैठकर, यानी मेरे सामने। सामूहिक यौन संबंध की पार्टियां नीति बन जाएंगी। मखमली रस्सियों और सोने की जंजीरों से सजे कमरे आनंद में विलीन हो जाएंगे, सौदे फुसफुसाते वादों और कामुक प्रलोभनों से तय होंगे और नगर परिषद के सदस्य ये जान जाएंगे कि पैरवी करने की एक नई परिभाषा है। एक प्रभावशाली सेनेटर शैंपेन को घुमाता, उसकी आंखें वासना और सावधानीपूर्वक निर्धारित मात्रा में लिए गए पदार्थों के प्रभाव में फड़फड़ाती रहतीं। एक सीईओ, जो कभी फॉर्चून 500 कंपनियों के बोर्ड में हलचल मचाने वाली महिला थी, रेशमी चादरों में लिपटी हुई कामुक आहें भरती थीं और ऐसे शब्द फुसफुसाती थीं जिन्हें वह सार्वजनिक रूप से बोलने की कभी हिम्मत नहीं करती थीं। पूरा शहर एक शतरंज की बिसात बन जाएगा और हर आह, हर सिसकी, हर चाल मेरे खेल की एक छुरी होगी। मैं गलियारों में ऐसे चलता जैसे कोई सेनापति सैनिकों का जायजा ले रहा हो। मेरी हर नज़र एक आदेश होती, हर मुस्कान एक हुक्म। औरतें मेरी रफ्तार से चलती, उनकी आज़ादी और वफादारी छूने, खेलने, हावी होने और हावी होने के रोमांच के बदले में बदल जाती। छिपे हुए स्पीकरों से आर्या की आवाज़ फुसफुसाती हुई सुनाई देती, सम्राट की स्थिति सर्वोत्तम है। प्रभाव क्षेत्र 12 शहर ब्लॉक। कामेच्छा संतृप्ति 93%। अगला लक्ष्य सुझाया जा रहा है, मेयर महोदया, कमरा B4। ये महिलाएं शहर को अपने साए में कांपने पर मजबूर कर देंगी। अरबपति, राजनेता, मशहूर हस्तियां, ये सब मुझसे मिलना, मुझे छूना और मुझे अपना बनाना चाहेंगे। उनकी श्रद्धा में मैं पीटर कार्टर से भी कहीं बढ़कर बन जाऊंगा। मैं एरोस वेलम्योर डेसिडेरियन बनूंगा, कैलिफोर्निया का राजा, देह और शक्ति का स्वामी, वर्जनाओं का निर्माता। हर चीख, हर फुसफुसाया नाम, हर आह महज भोग विलास नहीं होगी, ये जानकारी होगी। अंतरंगता के आवरण में प्रभाव, परमानंद के आवरण में विजय। सुबह तक गठबंधन बन चुके होंगे, प्रतिष्ठा में सूक्ष्म बदलाव आ चुका होगा और शहर मेरे पक्ष में एक और कदम झुक जाएगा। मैं सिर्फ पार्टियां आयोजित नहीं करता, मैं महत्वाकांक्षा और वासना की ऐसी भव्य दावतें आयोजित करता जिनमें से प्रत्येक मेरे द्वारा शासित साम्राज्य का पूर्वाभ्यास होती, एक ऐसा राज्य जहां हर दिल मेरे आदेश पर धड़कता और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सुख, राजनीति और सत्ता में एक पूंजी निवेश होता। और कहीं पृष्ठभूमि में टॉमी बुदबुदाता, यार, मुझे लगता है कि तुमने पूंजीवाद का एक नया रूप ईजाद कर दिया है। मैं मुस्कुराता, बच्चे, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। मैं उन सभी चीज़ों का साकार रूप हूँ जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एरोस वेलम्योर डेसिडेरियन बनूंगा, कैलिफोर्निया का राजा, देह और शक्ति का स्वामी, वर्जनाओं का निर्माता। हर चीख, हर फुसफुसाया नाम, हर आह महज भोग विलास नहीं होगी, ये जानकारी होगी। अंतरंगता के आवरण में प्रभाव, परमानंद के आवरण में विजय। सुबह तक गठबंधन बन चुके होंगे, प्रतिष्ठा में सूक्ष्म बदलाव आ चुका होगा और शहर मेरे पक्ष में एक और कदम झुक जाएगा। मैं सिर्फ पार्टियां आयोजित नहीं करता, मैं महत्वाकांक्षा और वासना की ऐसी भव्य दावतें आयोजित करता जिनमें से प्रत्येक मेरे द्वारा शासित साम्राज्य का पूर्वाभ्यास होती, एक ऐसा राज्य जहां हर दिल मेरे आदेश पर धड़कता और कमरे में मौजूद हर व्यक्ति सुख, राजनीति और सत्ता में एक पूंजी निवेश होता। और कहीं पृष्ठभूमि में टॉमी बुदबुदाता, यार, मुझे लगता है कि तुमने पूंजीवाद का एक नया रूप ईजाद कर दिया है। मैं मुस्कुराता, बच्चे, मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं ही हूँ। मैं उन सभी चीज़ों का साकार रूप हूँ जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। लेकिन इन सब के लिए पर्याप्त योजना और मेहनत की आवश्यकता थी और पहली योजना ये थी। टॉमी के साथ बनाई गई योजना अपनी सादगी में सुरुचिपूर्ण थी, जिसका अर्थ ये था कि शार्लोट ने शायद इसे 3 सेकंड में तैयार किया होगा, एक साथ मार्टिनी का आनंद लेते हुए, एक कॉन्फ्रेंस कॉल को संभालते हुए और अपने बोर्ड सदस्यों के पतन के बारे में किसी क्रूर, प्रतिभापूर्ण विचार को ध्यान में रखते हुए। टॉमी ने अपने कमरे में हमारी रणनीति बैठक के दौरान कहा, तो मुझे ये बात साफ साफ समझ लेने दीजिए। मैं एक ऐसे $30 मिलियन के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का चेहरा बनने जा रहा हूं जिसे मैं समझता ही नहीं। मैंने सुधार करते हुए कहा, आप इसे समझते हैं, बस आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप इसे समझते हैं। ये पीटर कार्टर का विरोधाभास है, अनजान दिखने का दिखावा करना, असल में पूर्ण शक्ति का प्रयोग करना। ये बात समझ में नहीं आती। आपने ये समझाया तो सही, लेकिन मुझे और अधिक जानकारी चाहिए। API ट्रांसलेशन लेयर असल में कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर के लिए गूगल ट्रांसलेट है, मैंने 5वीं बार समझाया, अपनी हंसी को छिपाने की कोशिश करते हुए। कंपनी A ओरेकल चलाती है, कंपनी B SAP चलाती है।
हमारे बिना वे सलाहकारों को लाखों रुपये देते हैं सिर्फ एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करने के लिए। हमारा सॉफ्टवेयर उन्हें सुलह करवा देता है और इतना पैसा बचाता है कि एक सीएफओ खुशी के आंसू रो दे। जरा सोचिए, और मैंने इसका आविष्कार किया? नहीं, आपने इसे शार्लोट के मार्गदर्शन में विकसित किया है। उन्होंने आपकी छिपी प्रतिभा को पहचाना, उसे निखारा और अब आप उनके चहेते हैं। बोर्ड यह मान लेगा कि वह अक्षम है और आपको मुनाफे का 90% हिस्सा मिलेगा। संयोग से अरबपति बनने वालों के क्लब में आपका स्वागत है। टॉमी छत को ऐसे घूर रहा था मानो वह कोई ब्रह्मांडीय मजाक हो जो जीवन के सभी सवालों का जवाब दे दे। क्या उसे इतना बेवकूफ़ दिखने में वाकई कोई दिक्कत नहीं है? मैंने कहा, वह इसी पर भरोसा कर रही है। बोर्ड का हर वह सदस्य जो उसे एक नासमझ उत्तराधिकारी समझता है, वह एक ऐसा सदस्य कम हो जाता है जो ये देखता है कि वह वास्तव में क्या कर रही है। और वह ये है कि शायद वो पूरी टेक दुनिया पर कब्जा कर लेगी और शायद बोर्ड मीटिंग्स को अपने निजी तमाशे के तौर पर इस्तेमाल करेगी। शार्लेट की संपत्ति के नवीनीकरण की योजनाएं बिल्कुल ही बेतुकी थीं। वैम्पायर वाला अंदाज तो बरकरार रहा, जाहिर सी बात है, लेकिन तहखाना। वहाँ साइंस फिक्शन और कल्पना का मिश्रण था, मानो कोई शैतानी अड्डा हो। क्वांटम एन्क्रिप्टेड सर्वर, होलोग्राफिक डिस्प्ले, बेहतर संज्ञानात्मक प्रसंस्करण के लिए एक संवेदी अंतर्धन टैंक, जिसका मूल रूप से मतलब था कि मैं शहर पर कब्जा करने की योजना बनाते हुए अपनी प्रतिभा की खामोशी में डूब सकता था। मैंने पूछा, क्या तुम मेरे लिए कोई छिपने की जगह बना रहे हो या प्रलय की तैयारी कर रहे हो? दोनों क्यों नहीं हो सकते? उसने भावहीनता से पूछा। अगर आप सही स्थिति में हैं तो प्रलय भी एक और बाजार ही है। जिम का पूरा माहौल ही ब्लैक मिरर के एक एपिसोड जैसा था। हर मांसपेशी के रेशे पर नजर रखने वाले स्मार्ट उपकरण, एलियन कोकून जैसे दिखने वाले रिकवरी पॉड्स और एक पोषण प्रयोगशाला जो आपके डीएनए का विश्लेषण करके बता सकती थी कि कौन सा अनाज आपकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को अधिकतम करेगा। ये तो बैटमैन लेवल की चीज़ है, मेडिसन ने योजनाओं को देखकर कहा था। मैंने पलटवार करते हुए कहा, बैटमैन एक अमीर घर का बच्चा था जो चोगा पहनता था। मैं सचमुच में चीज़ें बदलने वाला हूँ, एक साम्राज्य खड़ा करके और साथ ही साथ अपनी अय्याशी से शीर्ष पर पहुंचकर। यही मुख्य अंतर है। यार, ये तो पागलपन है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। पागलपन ही तो हमें चाहिए। एडवर्ड स्टलिंग, बोर्ड, पूरा शहर, सब सोचते हैं कि वे शतरंज खेल रहे हैं। वहीं हम एक बिल्कुल नया खेल ईजाद कर रहे हैं। और हाँ, औरतें भी हाथी कूप की तरह चालें चलेंगी। इसे फायदे वाला बाजार अनुसंधान समझ लीजिए। हे भगवान, हम सच में ऐसा कर रहे हैं। हम इसे सिर्फ कर नहीं रहे हैं, मैंने चमकती आंखों से कहा। हम नियमों की किताब को फिर से लिख रहे हैं और बाकी सब लोग रोने धोने में इतने व्यस्त होंगे कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। आज ले बर्नार्डिन वो जगह नहीं थी जहां किशोर लड़के अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाते थे। ये वो जगह थी जहां सीईओ कांग्रेस से झूठ बोलने से पहले अपनी तीसरी मार्टिनी ऑर्डर करते थे और जहां सेनेटर स्वच्छ ऊर्जा का वादा करते हुए गुपचुप तरीके से तेल लॉबी के चेक बुनाते थे। लेकिन मेडिसन टॉरस कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ते थे और जाहिर तौर पर अब मैं भी ऐसा ही करता हूँ। वह मेरे सामने ऐसे बैठी थी मानो वह उस जगह की मालकिन हो और उसके परिवार को देखते हुए वह शायद मिठाई से पहले ही उस जगह को 2 बार खरीद सकती थी। मैंने उसके लिए जो चांदी का हार खरीदा था वह हर बार हिलने पर चमक उठता था। उसके गहनों के डिब्बे में रखे कार्टियर के गहनों के ढेर के सामने तो वो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो ऐसे मुस्कुराई जैसे मैंने उसे होप डायमंड तोहफे में दे दिया हो। मैचिंग झुमके, बिल्कुल बाद में सोचे समझे। लेकिन जब वो खिल उठी तब मुझे समझ आया कि अमीर लड़कियों को खुश करने का यही तरीका होता है, कीमत मायने नहीं रखती। ये जानकर अच्छा लगता है कि किसी ने टिफनी एंड कंपनी को सीधे वेनमो करने के बजाय आपके बारे में सोचा। पेरिस हिल्टन के कुत्तों के लिए आलीशान बंगले बने हुए थे, लेकिन मेडिसन टॉरस एक छोटे से ज्वेलर से खरीदी गई बालियों को देखकर उत्साहित हो गईं। यही तो मायने रखता है। तो उसने अपनी चिलियन सी बास मछली को बड़ी सटीकता से काटते हुए कहा, कल के अपने बड़े इंटरव्यू के लिए तैयार हो। वॉल्यूर वेलनेस सेंटर, पेशेवर, मीठी मीठी बातों से सजी एस्कॉर्ट सेवाएं। उनके ग्राहकों की सूची में शायद बाइबल से भी मोटे एनडीए नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होंगे। मैंने आवेदन किया। आवेदन निदेशालय की आवश्यकता के अनुसार मेरा वीडियो देखने के कुछ ही मिनटों बाद मुझे कॉल बैक आ गया। जाहिर है, युवा, आकर्षक और किसी देवता के पुत्र जैसा दिखना ही उनके ग्राहकों को पसंद आता था। असल में टिंडर जैसा, बस टिंडर के साथ कॉर्पोरेट लाभ पैकेज भी मिलता। मैंने कहा, मैं उस नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हूं जहां मेरा बायोडेटा एक सेक्स गॉड, बड़े लिंग, सुडौल बदन और दमखम से भरा हो। ड्रेस कोड क्या है? मैं यहाँ आपकी पत्नी को संतुष्ट करने आया हूँ जब आप सीनेट की उपसमिति की सुनवाई में हैं। मेडिसन खिलखिलाकर हंस पड़ी, एकदम सच्ची, बेबाक, सिर झुकाकर हंसी। उसकी हंसी सुनकर आधे रेस्टोरेंट वाले ऐसे उसकी तरफ देखने लगे जैसे उन्होंने अभी अभी पेपराजी को देख लिया हो। शायद ये स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है जिसका इस्तेमाल तुम शिक्षकों को लुभाने के लिए करती हो।
कहीं न कहीं ओलिविया रोड्रिगो एक और दिल टूटने वाला गीत लिख रही हैं, और मैं यहाँ किसी के मध्य जीवन संकट में फंसी युवा सेक्स देवी के मुख्य किरदार के लिए ऑडिशन दे रही हूँ। मैडिसन ने अपने गिलास के ऊपर मुस्कुराते हुए कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं मानो उसे पहले से ही मजाक का जवाब पता हो। तो इसाबेला, इस हफ्ते हमने कितनी बार थरीसम किया है? 11, मैंने अपनी आवाज़ धीमी किए बिना कहा। हर बार पिछली बार से ज़्यादा रोमांचक। किसने सोचा था कि एपी बायोलॉजी विकासवादी प्रजनन आदतों पर एक व्यावहारिक प्रयोगशाला में बदल जाएगी? मैडिसन हंस पड़ी और सिर हिलाते हुए बोली, हे भगवान, उसकी भूख कभी शांत नहीं होती और हमें ये बहुत पसंद है। कल रात तो मुझे लगा कि वो सच में हेडबोर्ड तोड़ देगी। मेरे पापा के इंटीरियर डिजाइनर तो रो ही पड़ते। सुधार, मैंने झुकते हुए कहा, मानो मैं कोई टेड टॉक दे रहा हूं जिसकी किसी ने मांग नहीं की थी। उसने मुझे हेडबोर्ड से पहले ही हरा दिया। वो लड़की ऐसे सवारी करती है जैसे गुरुत्वाकर्षण को ही नकारने की कोशिश कर रही हो। मैडिसन की मुस्कान शरारती हो गई। और तुम्हें इसका हर पल पसंद है? जाहिर है, अगर इसाबेला की कोई शेक्सपियर फिल्म होती तो वो टेलर स्विफ्ट के ब्रेकअप एल्बम से भी ज़्यादा बार देखी जाती। और सबसे अच्छी बात, जब भी मैं उसे चरम सुख देता हूँ वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं उसका कैंसर ठीक कर रहा हूँ। मैडिसन अपनी बाली से खेलते हुए सोचने का नाटक कर रही थी। हालांकि मेरे शामिल होने के बाद से उसमें सुधार हुआ है। मान लो ये बात। मैं मुस्कुराया। ठीक है, तुमने उसे शर्मीली और होशियार टीचर से पूरी तरह अराजकता की देवी बना दिया। पहली बार तुम दोनों को एक साथ मुझे चूमते देखना यकीनन मेरी जिंदगी के 10 सबसे बेहतरीन पलों में से एक। अपनी वर्जिनिटी खोने और मैडिसन टॉरेस का नासा के बजट से भी ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद मुझसे डेट करने के लिए राजी होना के बीच में वह मेज के उस पार झुक गई और फुसफुसाते हुए बोली जैसे कोई राज के रहस्य बता रही हो, अगली बार मैं उसे बांध दूंगी। मेरा कांटा मुंह तक पहुंचने से पहले ही जम गया। हे भगवान, मैडिसन, हम क्या 50 शेड्स वाला युवा कार्यक्रम हैं? प्लीज, उसने आंखें घुमाते हुए कहा। अगर क्रिश्चियन ग्रे ने मुझे काम करते देख लिया तो वो रिटायर हो जाएगा। इसाबेला प्यारी है, लेकिन उसे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसकी सीमाओं को चुनौती दे सके। और तुम, उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो अपनी जिंदगी को ऐसे सुनाने में व्यस्त हो जैसे वो कोई HBO ड्रामा हो। मैंने झट से जवाब दिया, अरे ये तो HBO का ड्रामा है। बस फर्क इतना है कि ड्रैगन की जगह एपी बायो के 3 छात्रों के बीच यौन संबंध हैं। मैडिसन धीमी और शिकारी जैसी हंसी हंसी। कसम से, हम दोनों को एक साथ आते हुए देखकर उसे जो हैरानी हो रही है वो देखना तो मानो चरम मनोरंजन है। रेशमी चादरों में लिपटा हुआ अराजक माहौल। और बेहद गंदा, बहुत ही गंदा। मैंने कहा, अस्त व्यस्तता अच्छी है, और अपनी वाइन को ऐसे घुमाया जैसे कोई कंडक्टर वासना के ऑर्केस्ट्रा का निर्देशन कर रहा हो। अस्त व्यस्तता का मतलब है ध्यान, निवेश, हर आह, हर सिहरन, हर हे भगवान डेटा, प्रभाव, पूंजी, साक्षात्कारिक पूंजी। मैडिसन ने चमकती आंखों से बुदबुदाया, मुझे ये बहुत पसंद है। और सच कहूं तो तुम उसे मोहित कर लो, वह तुम्हारी पूजा करेगी और फिर तुम मुझे उस अराजकता के लिए पूजो हो जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, मैंने पीछे झुकते हुए कहा। हम 2 लोगों का एक निदेशक मंडल है जो मानव संसाधन विभाग चलाते हैं, जिसका एकमात्र काम आनंद और आज्ञा पालन है। हम भर्ती करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, पदोन्नति करते हैं, बोनस स्पष्ट होते हैं और दंड अविस्मरणीय। सजाओं की बात करें तो, मैडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, काम पूरा न कर पाने पर परिणाम शिक्षाप्रद होते हैं। मैंने दबी हुई हंसी हंसते हुए कहा, 3 लोगों के बीच यौन संबंध सिर्फ सेक्स नहीं होते, ये रणनीति होती है, वफादारी की परीक्षा होती है। इसाबेला तेज है, लेकिन अवज्ञा करने वालों का अंजाम देखकर वह और भी जल्दी सीख जाती है। हर आह एक सबक है, हर स्पर्श एक समझौता है। मैडिसन ने व्यंग्यात्मक अभिवादन करते हुए अपना गिलास उठाया। आनंद के माध्यम से वफादारी के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, मैंने चमकती आंखों से कहा। और जैक मॉरिसन के प्रभाव में आने वाली हर महिला को अपने जीवन के विकल्पों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करने के लिए। वेटर मिठाई लेकर आया, एक ऐसी कलात्मक मिठाई जिसे देखकर लगता था मानो नासा स्तर की इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ी हो। मैडिसन ने मुझे एक टुकड़ा खिलाया, मानो उच्च वर्ग के लोगों से भरे कमरे के बीच में अंतरंगता से, और मैंने 17 अलग अलग स्वादों का अनुभव किया जो किसी तरह एक साथ मिलकर अद्भुत लग रहे थे। बस यही है, मैंने सोचा, जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। खाना, औरतें, योजनाएं और मीठा अपमानजनक बदला, सब कुछ सटीकता और शान से अंजाम दिया जाए। मैडिसन संतुष्ट शिकारी की तरह पीछे झुक गई। जानती हो मुझे हमारे बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मेरा शानदार व्यक्तित्व। नहीं, तुम में तो शर्म की कोई बात ही नहीं है। वह मुस्कुराए। कोई और आदमी तो ऐसा दिखावा करता कि वह हरम नहीं बना रहा है। तुम इसे किसी सैन्य अभियान की तरह योजनाबद्ध तरीके से करते हो। मैंने कहा, मेरे संस्करण में सभी को लाभ होता है। महिलाओं को संतुष्टि और मुक्ति मिलती है और मुझे सब कुछ मिलता है, संसाधन और प्रभाव।
और जो लोग इसके लायक होते हैं वे बर्बाद हो जाते हैं। उसने मेरे विचार को पूरा किया। खूबसूरत ढंग से विकृत। वह मेरी बात समझती है, मुझे समझती है, इसीलिए वह दूसरों से अलग है। मैंने गंभीरता से पूछा, आपका क्या कहना है? आपको इससे क्या मिलता है? मेडिसन रुकी और अपनी बाली घुमाने लगी। मुझे तुम्हें वो बनते हुए देखने का मौका मिलता है जो तुम्हें बनना था। यौन स्वतंत्रता अद्भुत है। तुम बेहद मनोरंजक हो। और शायद, उसकी आंखें गहरी हो गईं, भूख से भी कहीं ज्यादा गहरी किसी चीज से भरी हुई। शायद मुझे ये जानकर अच्छा लगता है कि तुम चाहे कितनी भी महिलाओं के साथ रहो, आखिर में मेरे पास ही लौटकर आते हो। मैं ही हूं जो हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूं। धत तेरे की, मैंने सोचा, ये कब सच हो गया? मेडिसन, नहीं, उसने हाथ उठाते हुए कहा। भावनाओं की कोई बात नहीं। बस मुझसे एक वादा करो। क्या? जब आप यौन संतुष्टि से परिपूर्ण महिलाओं का अपना साम्राज्य बना रहे हों, तो याद रखें कि शुरुआत से कौन आपके साथ था। मुझे पता है मैं ये बात कई बार कह चुकी हूं, लेकिन कृपया धैर्य रखें, प्रिय। मैं नहीं चाहती कि जब एक दिन आपके पास दसियों या सैकड़ों महिलाएं हों तो आप मुझे भूल जाएं। मैंने सीधे सादे शब्दों में कहा, तुम अविस्मरणीय हो। इस बात पर मेरा विश्वास करो। तो उसने एक सर्जन की सटीकता से अपनी चिलियन सी बास मछली को काटते हुए कहा, मेरी चाची की एजेंसी में उस काम का क्या हुआ? दरअसल, कल मेरे 2 इंटरव्यू हैं। पहला 10 बजे वॉयूर वेलनेस सेंटर में, जहां बेबस गृहिणियों के लिए बेहतरीन थेरेप्यूटिक मसाज की सुविधा है। फिर दोपहर 12 बजे एस्कॉर्ट एजेंसी में, जहां सिलिकॉन वैली के अकेले और संभले लोगों के साथ पैसे लेकर मौज मस्ती की जाती है। एक ही बाजार के लिए 2 अलग अलग तरीके। मैंने कहा, पेशेवर संतुष्टि प्रदाता साक्षात्कारों के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। हालांकि हमारे अध्ययन सत्रों की कोई तुलना नहीं होगी। मेडिसन की आंखों में एक खास चमक आ गई, जिससे पता चलता था कि उसे कुछ याद आ रहा है। हे भगवान, ये कितना तीव्र है। मेरे पहले थरीसम को 5 दिन हो गए हैं। रसायन विज्ञान की ट्यूशन के बहाने 3 सप्ताह का स्वर्ग। इसकी शुरुआत नेक इरादे से हुई थी। मेडिसन को एडवांस्ड बायोलॉजी में मदद की ज़रूरत थी। इसाबेला ने ट्यूशन देना शुरू किया और मेडिसन ने अपने घर का सुझाव दिया क्योंकि ये बड़ा और ज़्यादा एकांत वाला है। उसने यह नहीं बताया था कि उसके माता पिता कभी घर पर नहीं रहते थे और नौकरानी सिर्फ सुबह ही आती थी। वह पहला सेशन अजीब था। मैं एक्स और वाई संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा था जबकि मेडिसन लगातार इसाबेला को छूने के बहाने ढूंढ रही थी। इसाबेला मेडिसन के हाथ को अपनी जांघ पर महसूस न करने का नाटक कर रही थी और हर कोई ये दिखावा कर रहा था कि यौन तनाव इतना तीव्र नहीं था कि उसे काटा जा सके। फिर मेडिसन ने हमेशा की तरह निडर होकर सीधे सीधे पूछा, क्या हम सचमुच पढ़ाई करने जा रहे हैं या हम अपनी सभी इच्छाओं को स्वीकार कर सकते हैं? एक ही समय में 2 महिलाओं के साथ मेरा पहला अनुभव पलक झपकते ही चरम सीमा पर पहुंच गया। वह पहली बार याद है। मेडिसन ने मेरे मन की बात जान लेते हुए पूछा, तुम ऐसे लग रहे थे जैसे तुमने लॉटरी जीत ली हो लेकिन तुम्हें टिकट भुनाना नहीं आता हो। क्या आप मुझे दोष दे सकते हैं? 2 खूबसूरत महिलाएं सहसंयोजक बंधों पर चर्चा करते हुए कपड़े उतार रही थीं। मेरा दिमाग लगभग चकरा गया था। तुमने बहुत जल्दी खुद को ढाल लिया। उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी। उस रात के अंत तक हम दोनों तुमसे गिड़गिड़ाने लगे थे। तब से बीते सप्ताह रसायन विज्ञान से कहीं अधिक ज्ञानवर्धक रहे। मेडिसन का आलीशान घर हमारा खेल का मैदान बन गया था। 10 शयनकक्ष, 6 स्नानघर, 1 होम थिएटर, 1 इंडोर पूल और अनगिनत सतहें और स्थान जहां हम घूम फिर सकते थे। नौकरानी दोपहर को चली गई और हमें पूरी संपत्ति सौंप दी। मास्टर बाथरूम में रेनफॉल शॉवर और बेंच थी। मेडिसन शीशे से चिपकी हुई थी जबकि इसाबेला और मैं बारी बारी से उसे चीखने पर मजबूर कर रहे थे। वह पूल हाउस जहां हमने इसाबेला की बहुमुखी प्रतिभा को देखा, मेडिसन की रचनात्मकता के साथ मिलकर और भी अधिक प्रभावशाली बन गया। वह होम थिएटर जहां हम प्रेरणा के लिए पोर्न देखते थे और फिर तुरंत उससे बेहतर करने की कोशिश करते थे। किचन का वो आइलैंड जो अब कभी वैसा नहीं दिखेगा जैसा पहले दिखता था जब इसाबेला ने मेडिसन को उस पर झुकाया और मैंने इसाबेला के साथ पीछे से संबंध बनाया। अगर कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं तो क्षमा करें, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब हर कमरे में यादें बसी हुई थीं। हमने कारों से भी ज्यादा कीमत वाले फारसी कालीनों पर, शहर का नज़ारा दिखाने वाली खिड़कियों के सामने, कॉलेज की फीस से भी ज्यादा कीमत वाली बोतलों से घिरे शराब के तहखाने में शारीरिक संबंध बनाए थे। मेडिसन के बिस्तर पर हमने ऐसे ऐसे करतब देखे थे कि उनके सामने कामसूत्र भी फीका पड़ जाए। पिछला मंगलवार अविश्वसनीय था, मेडिसन ने धीमी आवाज में कहा, जब इसाबेला तुम्हें सवारी कराते हुए समझा रही थी और मैं तुम्हारे चेहरे पर बैठी थी। मुझे याद आया, आने के बाद भी उसने उपदेश देना बंद नहीं किया। पेशेवर समर्पण, उसने बिना रुके 3 बार समझाया। मैं बहुत प्रभावित हुई। मेडिसन ने वाइन का एक घूंट लिया। हालांकि मेरी पसंदीदा जगह अभी भी पुस्तकालय ही है। पुस्तकालय, फर्श से छत तक फैली किताबें, चमड़े की कुर्सियां और एक ऐसी मेज जिसका हर जगह नया उपयोग होता था।
इसाबेला जोर जोर से सूत्र पढ़ रही थी जबकि मेडिसन और मैं ये परीक्षण कर रहे थे कि वह अपनी जगह खोने से पहले कितना सहन कर सकती है। मैंने कहा, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया है। पिछले हफ्ते रेशमी टाई वाली बात। इसाबेला का विचार था, उस शिक्षिका के शिष्टाचार के पीछे उसका दबंग स्वभाव छिपा हुआ है। मेडिसन मुस्कुराए, जब उसने तुम्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर किया तो क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? दोनों ने मुझ पर नियंत्रण कर लिया, मुझे रिहाई के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया जबकि वे मेरे ऊपर चुंबन कर रहे थे। स्वर्ग और यातना का मिला जुला रूप। और अब लूना भी इसमें शामिल हो गई है, मेडिसन ने कहा, हालांकि वह जानती थी कि लूना अलग है। ये सब कैसे चल रहा है? वैलेंटिना, लूना स्कूल में मेरा एकल प्रोजेक्ट था। छुट्टी के समय में अस्पताल हमारा आश्रय स्थल बन गया था। जांच की मेजों को नए उपयोग मिल रहे थे और चिकित्सा उपकरण दिलचस्प संभावनाएं प्रदान कर रहे थे। लूना के बारे में मैंने मेडिसन को आगे झुकते हुए देखकर कहा, कल हमारे यहाँ दर्शक मौजूद थे। ओह, सोफिया डेल्गाडो तब अंदर आई जब लूना मुझ पर ऐसे सवार थी जैसे उसकी जान उसी पर निर्भर हो। मेडिसन की आंखें खुशी से चौड़ी हो गईं। क्या उसने सब कुछ देख लिया? सब कुछ। लूना मेरे लिंग पर उछल रही थी, सिर पीछे की ओर झुकाए, वो वैसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसी वो चरम सुख के समय निकालती है। लूना के ध्यान देने से पहले सोफिया कम से कम 10 सेकंड तक वहीं जमसी गई थी। हे भगवान, मेडिसन गहरी खुशी से कांप रही थी। जैक की परफेक्ट गर्लफ्रेंड ने तुम्हें स्कूल नर्स के साथ संबंध बनाते हुए देख लिया। मैंने उसे एक चरम सुख से उबरते हुए और दूसरे की ओर बढ़ते हुए देखा। लूना संयम में विश्वास नहीं करती तब तक वह चौथे या पांचवें चरम सुख पर थी। और सोफिया बस देखती रही। वह मंत्रमुग्ध हो गई थी, मानो उसने पहले कभी सच्चा जुनून नहीं देखा हो, और जैक के साथ होने के कारण शायद उसने देखा भी नहीं होगा। क्वार्टरबैक को शायद लगता होगा कि अंधेरे में मिशनरी पोजीशन में सेक्स करना साहसिक है, मेडिसन हंसते हुए बोली। फिर वो तुम्हें और लूना को पूरी तरह से पशुवत अवस्था में देख लेती है। वह नज़रें नहीं हटा सकी, यहाँ तक कि जब लूना ने देखा और भाग गई तब भी सोफिया वहीं खड़ी रही और जो कुछ उसने देखा था उसे समझने की कोशिश करती रही। और अब वो मुझे ऐसे देखती है जैसे वो भूखी हो और मैं उसके लिए दावत। उस याद पर मुझे मुस्कान आ गई। कल दोपहर 2 बजे हमारी मुलाकात है। हमें उसकी मर्यादा के बारे में बात करनी है, ऐसी चर्चा जिसका अंत जैक के अस्तित्व को भुला देने के साथ होगा। मेडिसन ने अपना गिलास उठाया। यौन उत्पीड़न से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए। वेटर हमारा अगला व्यंजन लेकर आया और तभी मैंने रेस्तरां के प्रवेश द्वार के पास हलचल देखी। एक जानी पहचानी आकृति जिसने डिज़ाइनर ड्रेस पहनी हुई थी, जो देखकर लग रहा था मानो उसने बहुत ज़्यादा दिखावा किया हो। मैंने धीरे से कहा, अभी मत देखो, लेकिन लिया मार्टिनेज अभी अभी अंदर आई हैं। मेडिसन की आंखें तेज हो गईं। तुम्हारा पुराना क्रश, वही जिसने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया था? बिल्कुल वही, 3 टेबल छोड़कर, उसके माता पिता के साथ। और क्या वह कोई कॉलेज का लड़का है? मेडिसन ने लापरवाही से मुड़कर देखा। जरूर उम्रदराज लग रही है, शायद परिपक्व दिखने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, वह कितनी दुखी लग रही है। उसने ऐसा ही किया। लिया एक ऐसे लड़के के बगल में अकड़ी हुई बैठी थी जो किसी प्रिप स्कूल के लड़के जैसा लग रहा था और पहले से ही वाइन लिस्ट के बारे में ज्ञान बघार रहा था। उसके माता पिता मुस्कुरा रहे थे और उसकी बात से सहमत थे, जबकि वह अपनी प्लेट को ऐसे घूर रही थी मानो उसमें जीवन के सारे जवाब छिपे हों। क्या हमें नमस्ते कहना चाहिए? मेडिसन ने बनावटी मासूमियत से पूछा। देखते हैं कि क्या वह पहले ध्यान देती है। ज़्यादा देर नहीं लगी। जैसे ही लिया ने हमें देखा, रेस्टोरेंट पर उसकी नज़रें एकदम रुक गईं। उसके चेहरे पर कई भाव आए, आश्चर्य, उलझन, शायद पछतावा, और अंत में उसने एक तटस्थ भाव अपना लिया। वो आ रही है, मेडिसन ने फुसफुसाते हुए कहा। मज़ा आएगा। जिस लड़की ने मुझे अयाश कहा था वही मेरे पास तब आई जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर था और कल कई महिलाओं को रिझाने की योजना बना रहा था। विडंबना तो बड़ी मज़ेदार है, पीटर, ली ने हमारी मेज पर पहुंचते ही संयमित स्वर में कहा। मेडिसन, आपको यहाँ देखकर अच्छा लगा। लिया, मैंने कहा, क्या तुम अपनी शाम का आनंद ले रही हो? उसकी निगाहें हम दोनों पर घूम रही थीं, मेडिसन के गहनों पर, हमारी स्पष्ट घनिष्ठता पर, और जिस तरह से हम इस माहौल में पूरी तरह सहज दिख रहे थे उस पर। हाँ, हमारी पहली आधिकारिक डेट थी, मेडिसन ने जानकारी देते हुए कहा। हालांकि हम 1 हफ्ते और कुछ दिन से साथ हैं। आप जानते ही हैं, कभी कभी सीधे अच्छे पलों पर पहुंच जाते हैं। उसी शिक्षक के साथ त्रिक संबंध बनाने के दिन, जो सोमवार को लिया को पढ़ाएगा, जीव विज्ञान, वह लड़की जिसने मुझे ठुकरा दिया था, कई बार चरम सुख का अनुभव और यौन अन्वेषण। लेकिन ठीक है, चलिए इसे अच्छे हिस्सों पर जाना कहते हैं। लिया का जबड़ा कस गया। कितना अच्छा है ना? मेडिसन की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कांच भी काट सकती थी। पीटर बहुत ध्यान रखता है, मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित है, चाहे वो शैक्षिकी हो या मनोरंजक। मुझे यकीन है, ली ने किसी तरह कहा।
अच्छा, मुझे वापस जाना चाहिए। मैंने उससे पूछा, कॉलेज की तैयारी कैसी चल रही है? मैं उसे जाने नहीं देना चाहता था। अभी भी टॉपर बनने की राह पर हो? बिल्कुल, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक उठी। हालांकि तुम आजकल अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो। बस खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रही हूँ। सही प्रेरणा से क्या क्या हो सकता है, ये देखकर आश्चर्य होता है। हाँ, मैंने तुम्हारी प्रेरणा देखी है। उसकी निगाह मेडिसन के हार पर टिकी रही। सचमुच बहुत प्रेरणादायक। मेडिसन हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज़ से आसपास की मेजों पर बैठे लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। ओह हनी, अगर तुम्हें लगता है कि गहने बनाना तुम्हें प्रेरित करता है, तो तुम्हें देखना चाहिए कि पीटर और किन चीज़ों में माहिर है। वह अपनी पढ़ाई में बहुत ही गहन है। काश उसे पता होता कि उन अध्ययनों में उसकी शिक्षिका इसाबेला को मेरा नाम चिल्लाने के लिए कहना भी शामिल था, जबकि मेडिसन देखती और नोट्स लेती रहती थी। लिया का चेहरा लाल हो गया। मुझे सच में जाना चाहिए। हमारी तरफ से स्टीवन को नमस्ते कहना, लिया के पीछे हटे ही मेडिसन ने पुकारा। क्या उसका नाम यही है? वही लड़का जो फोरप्ले के दौरान द इकोनॉमिस्ट के उद्धरण देता हुआ लगता है। लिया लगभग भागते हुए अपनी मेज पर वापस चली गई, जहां उसके माता पिता चिंता से उसे देख रहे थे। कॉलेज का लड़का इस व्यवधान से नाराज लग रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत बुरा था। ये तो कर्म का फल था, मेडिसन ने बात सुधारते हुए कहा। उसने तुम्हें सबके सामने इसलिए अपमानित किया क्योंकि तुम उससे डेट करना चाहते थे। अब वो तुम्हें मौज मस्ती करते हुए देख रही है जबकि वो फाइनेंस ब्रोकन के साथ फंसी हुई है। उसने अपना फैसला कर लिया और तुमने अपना नाम चुन लिया। मेडिसन ने मेज के उस पार हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ा। दरअसल कई विकल्प थे, इसाबेला, लूना और जल्द ही सोफिया। और तुम, मैंने उसे याद दिलाया, हमेशा तुम ही, तुम्हारे बदलावों में सबसे स्थिर चीज़। उसने मेरी उंगलियां दबाईं। मुझे ये पसंद आया। वैसे बदलावों की बात करें तो कल के बारे में और बताओ। 2 इंटरव्यू और एक प्रलोभन। हम बातचीत में मग्न हो गए। कल का दिन बेहद तनावपूर्ण होगा, लेकिन आज रात तो बस शुरुआत थी। और लिया मार्टिनेज अपना पूरा भोजन इस बात को देखते हुए बिताने वाली थी कि उसे क्या मिल सकता था। रात आगे फैली हुई थी, संभावनाओं से भरी हुई और उस खेल को जीतने की मीठी संतुष्टि से भरी हुई थी जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि मैं खेल रहा हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके।